नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, विज्ञान की यात्रा हमने शुरू की थी, विज्ञान को जानने का प्रयास शुरू किया था और कई सारे लेक्चर उसमें हो चुके थे। ये जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान को। हमने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की परिभाषा सहित उसकी भी जितनी संभव शाखाएं हो सकती थी, उसमें जितने भी संभव हिस्से हो सकते थे सिलेबस के, वो सब कवर किए। अब यहाँ पर जीव विज्ञान में हम देखेंगे शुरुआत से, यानी परिभाषा से। जीवों का विज्ञान, बायोलॉजी जो है वो क्या है? ये जीवों का विज्ञान। जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब हर उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर जीवन है। तो जीवन आया कैसे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे शुरुआत में कौन सी चीज़ बनी और उससे कैसे एक पूरा अच्छा खासा जीव बनकर खड़ा हो गया, ये सारी प्रक्रियाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि सभी प्रकार के जीवन की रचना और जैव प्रक्रम, किसी जीव को जीवित रखने के लिए और उसके जीविकोपार्जन हेतु जितनी भी जैविक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, उसको भी हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जीव जगत जो है वो अचंभों से भरा हुआ है, कौतूहल है। यहाँ पर ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक चीजें हैं जो कि हमेशा वैज्ञानिकों को चौंकाती रहती है। शोध कार्य निरंतर चलते रहते हैं, वैज्ञानिक रात दिन एक करके अंधाधुन नई नई खोजों में जुटे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी बातों का खुलासा हो जाता है जो कि किसी को मालूम नहीं थी। तो ये रहस्यमयी है। आदिमानव आसानी पूर्वक निर्जीवों और सजीवों के बीच का अंतर कर सकता था। अब यह है कि आज के समय के हिसाब से वो थीसिस नहीं लिखता था और बाकायदा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता था, लेकिन कम से कम उसको ये मालूम था, जो पुराना मनुष्य था, पाषाण काल का और एकदम शुरुआती दौर का, उसको ये पता था कि ये चीज़ जो है ये जिंदा है और ये चीज़ जो है ये जीवित नहीं है, यानी इसके अंदर जीवन की संभावना नहीं है। तो इतना उसको भी मालूम था। तो ये अनुभव आधारित होता है। विज्ञान को आप अनुभव करके बेहतर जान सकते हैं। हो सकता है कि आप एनसीईआरटी में लिखी परिभाषाएं न दे सकें, लेकिन अनुभव से जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो आपको किसी भी चीज़ को पहचानने में ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। अब यहाँ आप देखें कि आदिमानव ने कुछ निर्जीव, मतलब कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे कि वायु, समुद्र, आग, ये सब जो है ये पर्यावरण के घटक अवश्य ही हैं। मतलब पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटकों के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये सब अजैविक घटकों में आते हैं और ये जीवन की संभावनाओं को परिपूर्ण करते हैं। मतलब इनके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे हवा है, ये हर जीव को चाहिए, हवा की आवश्यकता, उसमें विशेष रूप से जो कुछ खास गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, और बाकी समुद्र है, आग है, ये सभी जो है ये जीवन जीने की जो विधा है, जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसमें अपना सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके अंदर जीवन नहीं है। और कुछ सजीव प्राणियों जैसे कि जीव जंतु या पौधे, उनके बीच में आदिमानव जो था उसने भेद उत्पन्न किया। भेद का मतलब है कि अंतर किया। उसे मालूम था कि ये चीज़ जिंदा है और ये चीज़ जो है ये जिंदा नहीं है। इस प्रकार से सभी जीवित और जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई। सर्वमान्य विशिष्टताओं का मतलब है कि ऐसी विशेषताएं जिसको कि सभी लोग मान्यता देते हों, तो वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। मतलब ये चीज़ जो है ये जिंदा है, ठीक है, और जिंदा है तो वो कैसे स्वभाव की है ये भी उसने प्रेक्षण लिया, उसका मतलब ऑब्जर्वेशन उसका लिया, और उसको ये मालूम हुआ कि अच्छा ये तो बड़ा ही हिंसक पशु है और इसके नज़दीक जाएंगे तो ये हमें मारकर खा जाएगा या नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे दूर भागो। आग का आविष्कार अनजाने में हो गया, पत्थर के रगड़ खाने की वजह से। तो आग जला पहली बार क्या हुआ होगा? ऐसा तो है नहीं कि पत्थर में पत्थर रगड़ा, चिंगारियां निकली तो उसको देखकर अचंभा हुआ आदिमानव को और उसने लकड़ियां इकट्ठी करके पूरा वहां पे बोन फायर इकट्ठी कर ली। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। वहां ये हुआ होगा असल में कि पत्थरों को आपस में रगड़ा गया और सूखी पत्तियां आसपास ही रही होंगी, पौधों की, वृक्षों की, और सूखी पत्तियों में आग पकड़ ली होगी। तो आदिमानव जो है उस भड़की हुई आग से डर गया होगा। मतलब आग की गर्मी वो महसूस कर सकता है, तो वो डर कर कुछ दूर भाग गया होगा। तो बहुत समय तक तो वो इस आग से डरता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसे ये आभास होता है कि न सिर्फ इस आग से मुझे डर लगता है बल्कि बाकी जीव भी डरते हैं। तो बाकी जो हिंसक पशु उसे पहले से डरा रहे थे उनको दूर रखने के लिए वो आग का इस्तेमाल करता है और बाद में उन्हीं पशुओं को उस आग में भूनकर खाना शुरू करता है, और भी बहुत सारे उसके उपयोग। तो ये चीज़ें मनुष्य के दिमाग में आती हैं। मनुष्य चूंकि बुद्धि के मामले में बाकी जीवों से सक्षम है ना, सबसे बुद्धिमान कहा जाता है, तो इसलिए किसी भी चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना ये पहले मनुष्य ही सीख पाता है। तो कुल मिलाकर वो अंतर कर पाया, और किससे डरना है किससे नहीं डरना है विशेष रूप से उसे ये अंतर मालूम है। और मानव इतिहास में काफ़ी बाद में जो सजीवों का वर्णन है, सजीवों का वर्गीकरण है, इस तरह की विद्याएं बाद में आती हैं। मतलब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बाद में आती है, लेकिन शुरुआती जो दौर था उसमें भी पहचान तो हो ही गई थी। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ ये बैकग्राउंड बनाने के लिए अच्छी है। इसमें जीव विज्ञान की शुरुआती चीज़ों को आप देख पा रहे हैं।
अब काम की बात यहाँ से शुरू होती है, सजीव जगत का वर्गीकरण कैसे हुआ। सजीव जगत में जब आप विविधता की बात करते हैं तो विविधता का मतलब है कि एक से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुतेरी प्रजातियां हैं, चाहे पौधों की हों चाहे जीवों की हों। तो फिर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना ये वैज्ञानिकों को आवश्यक लगता है, क्योंकि इससे पहचानने में सहायता होती है कि कौन सा जीव किस वर्ग का है, किस परिवार का है। तो वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी जो है वो विज्ञान की ही, मतलब जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, और इसमें जीवधारियों की पहचान और वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत होता है। जितना भी जीवधारियों की पहचान और उसके वर्गीकरण से, मतलब उनके वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन की विधियां हैं, वो सब कहाँ पर है, वो सब वर्गीकी के अंतर्गत आती है। और वर्गीकी के जनक थे कैरोलस लिनियस। ये जो वैज्ञानिक है ना, जीव विज्ञानी, इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक किया भी। अब ये जो बाइनोमियल पद्धति है, मतलब द्विनाम पद्धति है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीवधारी जो है वो मतलब प्रत्येक जीवधारी का अपना वैज्ञानिक नाम है। द्विनाम पद्धति में आप क्या देखते हैं कि साइंटिफिक नेम होता है और वो जो जीवधारी का वैज्ञानिक नाम होता है वो दो शब्दों से, यहाँ द्विनाम लिखा हुआ है ना, द्विनाम यानी दो नाम, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मतलब किसी भी जीवधारी का वैज्ञानिक नाम जो आप देखते हैं वो असल में दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से कि पहला शब्द जो है वो उसके वंश को दिखाता है और दूसरा शब्द जो है वो उसकी जाति को दिखाता है। ठीक है, पहला शब्द जो है वो उसके वंश को दिखाता है और दूसरा जो है वो उसकी जाति को दिखाता है। जैसे मैजीफेरा इंडिका है आम का, तो उसमें आप देख रहे हैं दोनों मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे ही होमो सेपियंस हमारा नाम है वैज्ञानिक। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पहला शब्द जो है वो वंश को दिखा रहा है होमो, और सेपियंस जो है वो हमारी जाति को दिखा रहा है। अब इसके पश्चात खोजकर्ता का नाम संक्षेप में लिखा जाता है। खोजकर्ता जो है वो अपना क्रेडिट लेने से नहीं चूकते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, अपना भी नाम ले आकर चिपका देते हैं। तो ये जो द्विनाम पद्धति है ये स्वीडन के जीव वैज्ञानिक लिनियस ने, मतलब ये जो आप नाम देखे ना यहाँ पे कैरोलस लिनियस, ये असल में स्वीडन के रहने वाले थे। तो इनके द्वारा ये अपनी एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। तो उसमें इस चीज़ का जिक्र करते हैं, मतलब इस थ्योरी को वो बाकायदा विस्तृत तौर पर लिखते हैं। अब समय आता है 1969 का, काफ़ी बाद में। 1969 की अगर बात करें तो R.H. विटेकर के द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को प्रस्तावित किया गया। इसमें 5 जगत वर्गीकरण का मतलब है कि 5 अलग अलग जगतों में जीवधारियों की विभिन्न प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया। और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के जो नाम हैं उसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, ये सभी। तो ये 5 नाम आप देख रहे हैं। अब इसके बाद किंगडम ऑफ प्लांट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ देखें ये पादप जगत जो है इसमें बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक और स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। पौधे भी क्या है, वो भी एक जीव हैं, ठीक। और वो कैसे हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ये अपने भोजन उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं इसलिए स्वपोषी हैं, और खुद निर्माण करते हैं और दूसरों को भोजन मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो इसलिए ये उत्पादक हैं। खाद्य श्रृंखला इन्हीं से आरंभ होती है। तो कुल मिलाकर ऐसे जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है पौधे। अब देखिए उत्पादक कौन है, मतलब परिभाषा के तौर पे उत्पादक कौन है, वैसे तो आप जानते हैं। तो ये स्वजीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक का मतलब क्या, उत्पादन करने वाला। तो ये भोजन का उत्पादन भी करते हैं, भोजन बनाए, अपना जो मेटाबॉलिज्म है, अपनी जो उपापचयी क्रियाएं हैं उसमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किए, जो बचा है उसको अपने अंदर स्टोर कर लिए। अब इनको खाने वाले जो जीवधारी हैं, मान लीजिए कि एक वृक्ष है, उसकी पत्तियां खाने वाला कोई शाकाहारी जीव है, तो उसको ये जो वृक्ष के अंदर निहित ऊर्जा है उसका 10% उस जीव को प्राप्त हो जाता है। फिर उस जीव को अगर कोई दूसरा मांसाहारी जीव खाता है तो उसको जो पहले वाले जीव के अंदर निहित ऊर्जा थी उसका 10% प्राप्त हो जाता है। तो ये 10% रूल के हिसाब से एनर्जी का ट्रांसफर आगे होता रहता है। अब यही बताया गया कि हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ये घिसी हुई बातें हैं। अच्छा, घटपर्णी या नेपेथीन्स का जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये चीज़ आपको इसी लेक्चर श्रृंखला में पीछे बताई गई थी कि ये जो घटपर्णी पौधे होते हैं ये कीड़ा मारकर खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, कि पौधे के लिहाज से ये मांसाहारी कहे जा सकते हैं क्योंकि कीड़ों में मांस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण तो करते ही हैं, लेकिन जो जमीन वहाँ की होती है ना, मिट्टी, उसके अंदर नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो नाइट्रोजन इनके लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी पूर्ति के लिए ये कीड़े मारकर खाते हैं। ये चीज़ आपको पीछे भी बताई गई। तो यहाँ यही बताया गया कि भाई आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये भी करते। और कीटभक्षी पौधे हैं, वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई। अब इसके बाद उपभोक्ता को देख लीजिए, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, मतलब कोई बनाकर प्रस्तुत कर दे रहा है आपके सामने और आप उसका क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो यही बात है, ये परोपजीवी होते हैं, दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, दूसरे जीवों से ये अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। और तृणभक्षी या शाकाहारी जो जंतु हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। खाद्य श्रृंखला आपने बेसिक जो इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसमें पढ़ी है।
अभी पर्यावरण का भी अलग से लेक्चर आएगा, उसका भी पापा वीडियो आएगा, तो उसमें ये चीज़ें बाकायदा एक्सप्लेन की जाएंगी। यहाँ उतनी ही मात्रा में बताई जाएंगी जितनी आवश्यक है, वहाँ पर डिटेल रहेगा, तो उसको अवश्य देखिएगा, लेकिन पहले इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या होते हैं? ये हरे पौधों को खाने वाले होते हैं। ये असल में उत्पादकों का भक्षण करते हैं और उत्पादकों को खाकर उनके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है उसका सिर्फ 10% ही प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में यानी हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु जो है वो गौण उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। तो ये फूड चेन ऐसे ही चलती है, उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, ऐसे करके ये कुछ ट्रॉपिक लेवल तक, मतलब 3, 4 और मैक्सिमम 5 वहां तक जाती है। कोई भी खाद्य श्रृंखला आपने ऐसी नहीं देखी होगी कि जिसमें 150 ट्रॉपिक लेवल यानी खाद्य स्तर बने हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण ये है कि एनर्जी की मात्रा सीमित होती जाती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा पौधों के अंदर होती है और उससे बहुत कम मात्रा में जो है वो उसको खाने वाले शाकाहारी जीवों में जाती है। और शाकाहारी जीवों को खाने वाले जो बाकी मांसाहारी हैं उनमें ये 10-10% के हिसाब से आगे बढ़ती है बस। ठीक, तो ऊर्जा की मात्रा जहाँ पर जाकर बहुत न्यून हो जाएगी वहाँ जीवन की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो ये ट्रॉपिक लेवल जो है ये नियत होते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा आमतौर पर नहीं पाए जाते। तो ये चीज़। अच्छा, अब इसके बाद देखिए विबंधक या अपघटकों को। विबंधक शब्द काफ़ी नया है तो अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे थोड़े जो ट्रिकी वर्ड होते हैं ना, मतलब कठिन शब्द होते हैं, हिंदी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो विबंधक जो है ये क्लिष्ट शब्द है, हिंदी की सामान्य शब्दावली में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो विबंधक को ही अपघटक कहा जाता है और इनको आप अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोज ये करने का काम करते हैं। मृतोपजीवी होते हैं यानी मृत जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, अब उसमें सिर्फ जीव जंतु ही नहीं है, जो पौधे हैं उनके भी सड़े गले अवशेष शामिल होते हैं। तो उनको खाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। खाते क्या है, मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। और मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों की चर्चा भी यहाँ पे साथ में की गई है। तो ये ऐसे होते हैं जो कि शुष्क वातावरण में आराम से पैदा हो जाते हैं। इनकी जड़ें जो है वो काफ़ी लंबी होती है, जमीन के अंदर इनका विस्तार ज़्यादा होता है, जमीन के ऊपर ये ठूंठ जैसे दिखाई देते हैं, मोटा मोटा मांसल तना होता है। पत्तियों का आमतौर पर अभाव होता है, जैसी जलवायु है, मतलब एकदम सूखा रेगिस्तान है तो कांटे ही पाए जाएंगे। ठीक है, वो कांटे इसलिए होते हैं कि जो एक तो इनका आकार ऊपर से छोटा होता है, जमीन में झाड़ी नुमा इनकी आकृति होती है, तो जो आसपास के जीव जंतु हैं वो इनको नुकसान न पहुंचाए, कोई इन्हें नुकसान न पहुंचाए, तो सुरक्षा के लिहाज से भी कांटे फायदेमंद होते हैं। दूसरा ये है कि चौड़ी पत्तियां नहीं है तो इनका जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो भी धीमी हो जाती है, तो पानी को ही अपने अंदर स्टोर करके रख पाते हैं और इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी की खोज करती हैं दूर दूर तक। तो ये इनकी विशेषता है जिससे कि ये रेगिस्तान या जो मरुस्थलीय जलवायु है वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। अब यही जो आपको कहानी सुनाई ना वो यहाँ पर दी हुई है, मतलब ये मोटी त्वचा वाले होते हैं, इनका जो उपचर्म है वो पूरा परतदार होता है, पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। असल में वो कांटे जो आप नागफनी पर देखते हैं वो पत्तियां ही होती हैं और इनका कुछ भाग जो है वो जल संचय के लिए काफ़ी मोटा ताजा हो जाता है यानी मांसल हो जाता है। अब इसके बाद एक और वेराइटी है, ये है फ्रिएटोफाइट्स। अब ये क्या है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले ये भी पौधे होते हैं और इनकी जड़ काफ़ी लंबी होती है। वैसे तो देखा जाए तो जितने मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें लंबी ही होती हैं, पानी की खोज उनको करनी होती है तो वो न चाहते हुए लंबी हो जाती है। लेकिन ये जो फ्रिएटोफाइट्स हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उदाहरण के तौर पे 25 से लेकर 30 मीटर तक लंबी होकर ये जमीन का जो पानी होता है, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, वहाँ तक पहुँच जाती है। अब आप सोचिए वो कुआं खोद कर पानी पीता है तो ये इसकी विशेषता है। इतना जीवटता अगर किसी के अंदर होगी तो वो कहीं भी सर्वाइव कर लेगा। तो ये पौधों के अंदर होती है, मतलब इन पौधों के अंदर होती है। अब इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोफाइट्स का, या जिन्हें कहा जाता है जलोद्भिद। उद्भिद का मतलब होता है उत्पन्न हुआ और जल मतलब पानी, तो पानी में उत्पन्न हुआ वो हुआ हाइड्रोफाइट्स। अब ये बहुत ज़्यादा जो पानी वाला स्थान होता है वहाँ पर पाए जाते हैं और इनमें बहुत बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं जो कि हवा से भरे रहते हैं और पौधों को तैरने में सहायता करते हैं। कोई भी चीज़ अगर तैर रही है तो या तो मतलब पहली चीज़ तो ये है कि तैरने के लिए अगर आप खुद तैर रहे हैं या कोई जीव तैर रहा है तो उसको अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि कोई चीज़ अगर पानी पर तैर रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वायु कोष्ठ मौजूद है, यानी अंदर उसके हवा है, तभी जाकर वो पानी पर तैर रही। तो इसीलिए यहाँ देखें आप, जो जलोद्भिद पौधे हैं इनके अंदर बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं जिसमें कि हवा भरी रहती है और यही इनको तैरने में सहायता करती है। ये छिपकली की तरह और मगरमच्छ की तरह थोड़े न तैरेंगे, ये तो पौधे हैं, तो इनका जो संचलन है पानी के ऊपर वो इन्हीं अंतराकोशिकीय कोष्ठों की वजह से होता है। इसके बाद एक और वेराइटी है, पानी में ये भी रहते हैं, लवण युक्त पानी में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, ये हैं हेलोफाइट्स। उच्च लवणता वाला जो पानी होता है जिसमें कि बाकी वनस्पतियां घुसने से इनकार कर देती हैं, वहां पर इनका जन्म होता है और ये भी बड़े जीवट स्वभाव के होते हैं। इसके बाद कुछ एपिफाइट्स होते हैं, अधिपादप, जो कि दूसरे जीवित पौधों पर टिके रहते हैं, यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं।
पोषण नहीं चाहिए होता है, इन्हें सिर्फ सहारा चाहिए होता है। यांत्रिक अवलंबन का मतलब है सिर्फ सहारे के लिए वो उस पौधे को पकड़ कर रखते हैं और बाकी उन्हें कुछ खुराक से लेना देना नहीं होता है। जैसे कि आर्किड है या इस तरह के बहुत सारे पौधों को आप देखते हैं, सिर्फ उन्हें सहारा चाहिए होता है, तो बेलनुमा किसी भी पौधे को पकड़कर अपने प्रतानों की सहायता से वो चढ़ने लगते हैं। तो ये सारे शब्द उम्मीद है, जैसे प्रतान शब्द है, प्रतान आप देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मटर का पौधा आप लगा दीजिए, मटर का बीज बो दीजिए, पौधा जमेगा, तो आप देखेंगे कि वो लता जैसा जमता है, मतलब मटर की जो शक्ल होती है पौधे की वो लता जैसी होती है। और उसमें ऐसे, इसे साफ कर लीजिए पहले, देखिए ऐसे कुछ अंकुश होते हैं, ऐसे ऐसे छल्लेदार होते हैं। कोई भी आसपास सहारा दिखेगा तो उसको ऐसे लपेट लेंगे। यही जो ये लंबा लंबा यहाँ सूंड जैसा होता है ना, इसी को कहते हैं प्रतान। ये सहारा देने के लिए होता है, पकड़ने के लिए होता है। ऐसा ही लौकी में भी पाया जाता है, या जितनी भी आसपास आप बेलें देखते हैं उनके अंदर होता है। तो ये सब आपने देख लिया है। अब कवकों की ओर चलते हैं, यानी फंगी जो है। अब इनका जगत अलग ही है, इनकी दुनिया अलग है। ये परपोषी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सजीव जगत में इनका बहुत अद्भुत स्थान है। कहने के लिए तो ये बड़े छोटे जीव होते हैं, तुच्छ जीव होते हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इनकी आकारिकी और वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए रोटी सड़ जाती है तो उस पर आप देखते हैं कि पूरी ऊपर से एक वेलवेट की कोट जम जाती है, रंग बिरंगी, काली सफ़ेद, लगता है कि दही जमी हुई। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? कवक ही तो है। और अच्छी महक नहीं होती है, वो इंसान को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कवकों ने वहाँ पर घर बना लिया होता है। ऐसे ही अचार में अगर हवा और नमी घुस जाए तो अंदर मर्तबान में क्या होता है, अचार के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है। तो ये जो है ये कवक होते हैं। और सामान्यतः जो छत्रक आप देखते हैं, छत्रक का मतलब होता है मशरूम, और एकदम देहाती भाषा में कहें तो कुकुरमुत्ता। हालांकि जो मशरूम खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो कूड़े पर जमने वाले कुकुरमुत्ते जैसा नहीं होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन आप देखें उसको एक सामान्य तरीके से। तो मशरूम और कुकुरमुत्ता यहाँ दोनों दिया हुआ है। कुकुरमुत्ते को ऐसे क्या कहा जाता है? टोड स्टूल कहा जाता है, टोड स्टूल कहा जाता है, ठीक। छत्रक जो शब्द है वो मशरूम के लिए इस्तेमाल हुआ है, बाकी कुकुरमुत्ते के लिए इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है वो टोड स्टूल है अंग्रेजी में। ये भी क्या है? ये भी फंगी होते हैं। ये कोई वनस्पति, मतलब ऐसी कोई पौधे वाली चीज़ नहीं है, ये क्या है? फंगी है। सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे जो हैं ये परजीवी फंगी के कारण होते हैं, फंजाई के कारण होते हैं, वही चीज़ है। और कुछ एक कोशिकीय ऐसे फंगस होते हैं जैसे कि यीस्ट है, तो इसका प्रयोग रोटी और बियर बनाने के लिए, अब रोटी का मतलब वो ब्रेड, अंग्रेज़ों वाली रोटी, उसको बनाने के लिए किया जाता है। खमीर उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, किण्वन की प्रक्रिया कराने के लिए। और फंजाई जो है ये पौधों और जंतुओं में रोग की भी वजह बनते हैं, मतलब कुछ इसमें अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, इस लिहाज से आप देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं में जो किट रोग है वो पैक्सीनिया की वजह से होता है। अब कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम, ये प्रतिजैविक के निर्माण में काम आते हैं, तो ये जीवन रक्षक होते हैं। तो एक बहुत अच्छा है, एक बहुत खराब है। तो ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर इनमें भी पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों में भी हर मनुष्य एक समान नहीं होता है। कुछ बहुत बुरे इंसान होते हैं, जन्मजात बुरे होते हैं, लोग उनके संस्कारों का दोष देते हैं, लेकिन उनकी जो पैदाइशी मानसिकता है वो वैसी ही होती है। और कुछ बहुत अच्छे होते हैं, एकदम बुराई में रहकर भी वो एकदम सज्जन बनकर निखरते हैं। तो ऐसे ही यहाँ देखें कि आप जो वनस्पतियाँ हैं और बाकी जो जीवों का जगत है उसमें भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है लाइकेन का। तो लाइकेन को आप देख रहे हैं, ये शैवाल और कवक दोनों के सहजीवी सहवास से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब आपस में ये एक दूसरे के काम आते हैं। कौन कौन काम आता है? शैवाल और कवक, और मिलकर निर्माण करते हैं लाइकेनों का। अब इसमें आगे आपको बताया गया कि शैवाल घटक को शैवालांश कहा जाता है और कवक का जो घटक होता है उसको माइकोवायंट यानी कवकांश कहा जाता है। और ये क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल जो है वो स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है, लेकिन कवक को तो आप जानते ही हैं कि ये परपोषी। अब इसमें होता क्या है, मतलब ये लाइकेन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो शैवाल कवक यानी जो फंगी होता है उसके लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय उपलब्ध कराता है। तो आपस में ये सहोपकारिता का जो संबंध है वो चलता रहता है। और कवक जो है वो शैवाल को न सिर्फ ठिकाना देता है बल्कि खनिज और जल का अवशोषण भी करता है। तो इनका जो सहवास है वो इतना घनिष्ठ होता है कि लाइकेन को अगर आप देखिएगा, प्रकृति में देखिएगा, हो सकता है आपने देखा भी हो, तो ये अनुमान लगाना असंभव होता है कि ये दो अलग जीव हैं। दोनों को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों जो है वो दो जिस्म और एक जान वाली स्थिति हो जाती है। और लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। मतलब ये है कि जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ पर ये नहीं पाए जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि दुनिया जो है वो प्रदूषण से जूझ रही है और एक समय ऐसा आएगा कि ये लाइकेन और इस तरह के न जाने कितने छोटे छोटे जो जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और ये नष्ट हुए तो जो बड़ी प्रजातियां हैं वो भी समय रहते ही समाप्त हो जाएंगी। तो अब आगे चलते हैं। अब जीवन की सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करते हैं। ये कुछ फुटकर जीवों को हमने देख लिया, लेकिन जीवन की शुरुआत कैसे होती है? तो शुरुआत होती है कोशिका से। और मजे की बात यह है कि कोशिका को बनाने में जिन तत्वों का इस्तेमाल होता है वो सब अजैविक होते हैं। उनके अंदर कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन वो जीवन के लिए सहयोगी होते हैं। उनके बिना जीवन की संभावना भी नगण्य है। तो सभी जीवधारियों का शरीर जो है, अब इसमें
ये बताया गया कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनेक प्रकार के पादप जंतु सभी जो हैं वो कुछ इकाइयों से मिलकर बनते हैं और ये जो इकाइयां हैं वो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाएं आपस में संयुक्त होती हैं तो ऊतक बनते हैं। ऊतक जब इकट्ठे होते हैं तो अंगों का निर्माण होता है, कई सारे अंग बनते हैं और आपस में संयुक्त होते हैं तो पूरा ढांचा खड़ा हो जाता है, मतलब शरीर बनता है। तो ऐसे प्रक्रिया चलती है। अब कुछ प्राणी जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से काम चला लेते हैं। कुछ जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई, एक कोशिकीय जो प्राणी हैं उनमें पाचन, श्वसन और जनन की प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संचालित होती हैं। एक ही कोशिका उनके पास होती है, उसी से वो अपना पाचन करते हैं, सांस लेते हैं और पैदाइश करते हैं, अपनी वंश वृद्धि करते हैं। अब यहाँ आप 1665 की बात देखिए, काफ़ी पीछे की बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कार्क में, जो लकड़ी का कार्क होता है, ढक्कन की तरह से बोतल को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें मृत कोशिकाओं को देखा और जब उसको मृत कोशिकाओं को इन्होंने बारीकी से देखा, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी बारीकी से देखा उस यंत्र की सहायता से, तो ये कोशिकाएं नजर आती हैं। और ये कैसी थी? जीवित नहीं थी, क्योंकि कार्क जो है वो लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी किसी वृक्ष की रही होगी, वृक्ष को काटा या उस हिस्से को अलग किया तो निर्जीव तो हो ही गया। तो कोशिकाएं मृत है लेकिन दिखाई पड़ रही है, तो उन कोशिकाओं को इन्होंने देखा था। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक को देख लीजिए। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। हुक ने तो सिर्फ मरी हुई कोशिकाओं को देखा, लेकिन ल्यूएनहॉक जो है उन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा और साधारण सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आवर्धित बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा बनता है, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी होगा, मतलब उसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ देख तो आराम से सकते हैं और स्पष्ट तरीके से पता लगा सकते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, उसमें अगर देखा जाए तो आभासी, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो यंत्रों की बात हो गई। यहाँ बात कर रहे थे कोशिका की। इसमें जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो किताब है वो लिनियस के द्वारा लिखी गई। अभी लिनियस का नाम हमने पीछे देखा था, तो ये कुछ फुटकर बातें। अब पुनः कोशिका पर लौट आते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी पुरानी कोशिकाओं का समूह है जिसमें कि वास्तविक केंद्रक और विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसी पुरातन कोशिकाएं जिसमें कि वास्तविक केंद्रक और विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। उदाहरण के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं और अंतःप्रद्रवी जालिका, इन सब का अभाव होता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे जीवाणु कोशिका, जीवाणु की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ऐसे ही माइक्रोप्लाज्मा को भी आप देख सकते हैं। यूकैरियोटिक को देख लीजिए, यहाँ नीचे दोनों के चित्र भी बने हैं, तो उसको हम जूम करके देखेंगे। पहले परिभाषा, तो ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्र के साथ साथ विकसित कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। मतलब केंद्र तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो विकसित कोशिकांग है वो भी पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जा रहे थे। तो अब ये बात हमने यहाँ सुनी, तो इसे चित्र में देख लीजिए। ये है आपका यूकैरियोटिक यहाँ पे, और ये है प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या है? एक न्यूक्लियोइड है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये राइबोसोम्स है। ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ये सेल वॉल है और ये इसकी पूंछ है, ठीक। अब ये आपने देखा इधर यूकैरियोटिक को, इसमें कई सारी चीजें, राइबोसोम दोनों में है। इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन और यहाँ मेम्ब्रेन है, ये आपका केंद्रक है, ठीक। केंद्रक आपने यहाँ पर देखा। तो ये संरचना है। अभी संरचना को और विस्तार से आगे पढ़ना शेष है। तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। और इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, ठीक है, ये पौधों के अंदर होता है। और कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति का मतलब क्या है? कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली दृढ़ दीवार, और वो दीवार जो है वो कोशिका को मजबूत बनाने का, सुरक्षित रखने का काम करती है। इसीलिए जीवों में दृढ़ता, वृक्षों के अंदर जो दृढ़ता है उसके मामले में कम होती है, उसकी तुलना में कम होती है, ठीक। तो ये मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और पौधों की कोशिकाएं जो होती है, पादप कोशिकाएं, उसमें जैसा कि आपको बताया सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति काफी अच्छे से विकसित होती है और हरित लवक भी वहां पर मौजूद होता है। अब इसके बाद एक चीज बताई गई कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यानी आधा उसमें से आर पार जाने की क्षमता होती है। ऐसी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और इसके विषय में ये भी बात है कि ये प्रत्येक सजीव कोशिका की जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरती है, चारों ओर से घेरने का काम करती है। रॉबर्टसन, ये समय है 1959 का। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों में होता है और इसके भीतर और बाहरी परतें जो है वो प्रोटीन के द्वारा, और बीच वाली जो परत है यानी मध्य परत जो है वो लिपिड के द्वारा बनी होती है। इसको इन्होंने बताया था। तो कुल मिलाकर यहाँ ये समझ लीजिए संरचना को कि कोशिका झिल्ली जो है वो बनती कैसे है। 3 लेयर्स के द्वारा बनती है। इसमें बाहर वाली और अंदर वाली जो परतें हैं वो प्रोटीन से बनी होती है, बीच वाली जो है वो लिपिड से बनी होती है। तो आपको फंसाने के लिए कई बार स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें लिखा रहेगा कि बाहर वाली दोनों परतें जो है वो लिपिड्स के द्वारा बनी होती हैं और बीच वाली जो परत होती है वो बनी होती है प्रोटीन से। सेल वॉल यानी जो कोशिका भित्ति है, माफ कीजिए कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ये संरचना पाई जाती है। अब आप ये बताइए कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो निश्चित तौर पर असत्य है, यहाँ उल्टा दे दिया है।
तो आपको सही चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखें, आपसे पूछा नहीं गया, बताया गया कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला जो है उससे राइबोसोम लगे रहते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत यहीं से होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऐसे अच्छे वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज कितना होता है, ये दिमाग में आता है कि कोशिका कितनी बड़ी होगी। तो ये 1 मीटर का जो 14 लाखवां हिस्सा है, मतलब इसे आप माइक्रोमीटर या माइक्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बराबर या उससे भी छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। अब इसके बाद ये भी है कि कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। अब ये कोशिका कैसी है और किस जीव की है इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिकाएं जो है वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म होती हैं और सूक्ष्मदर्शी होती हैं, मतलब उन्हें टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। और वही चीज़ यहाँ कही गई कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनको बड़ा और आवर्धित करना आवश्यक होता है। ठीक वैसे ही जैसे पीछे आपने देखा कि ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। और सबसे छोटी कोशिका का साइज जो है वो काफ़ी देख रहे हैं आपकी छोटे आकार का है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर की कोटिका होता है। इसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होगा। 10⁻⁻6 का मतलब है कि 0.1 में आप 1/, यहाँ आप देख रहे हैं 0.1 में आप इसके बटे में लगाकर 1 के आगे 6 जीरो लगा दीजिए ऐसे, और इतनी बड़ी संख्या से आप इसमें भाग दीजिए, एकदम छोटी सी राशि आपको प्राप्त होगी, तो उतने मीटर के बराबर होता है। तो ये बहुत छोटा है, ये जीवाणु कोशिका की बात है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है और इसका साइज होता है 170 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर के बीच का। मतलब यहाँ जो है कोटि तब भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मिलीमीटर में चल रही है, तो कोशिका का आकार छोटा ही होता है। प्याज की कोशिका की बात करते हैं तो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है और एक और दृढ़ जो आवरण होता है उससे ये बंधी हुई होती है। इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका के केंद्र में घनी और गोलाकार संरचना होती है जिसको कि केंद्रक कहा जाता है। अब कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहर की मोटी परत होती है जिसको कि कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो आप गलती से कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को एक मत समझ लीजिएगा, दोनों दो चीजें। कोशिका द्रव्य, ये अगली परिभाषा है जो कि यहाँ पर दी हुई। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है, ना तो पूरी तरह से ये द्रव में होता है ना पूरी तरह से ठोस में होता है, बीच की अवस्था है यानी जेली है। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, इसके अलावा राइबोसोम, ये सब जो है ये कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब आगे की जो विधा है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, यानी पाचन तंत्र को। पाचन कैसे होता है, भोजन पचेगा तभी पोषण प्राप्त होगा। तो भोजन सभी जीवितधारियों के लिए आवश्यक है, निर्जीव चीजें भोजन नहीं करती हैं, ये पक्की बात है। तो ये मूलभूत आवश्यकता है। कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें भी जो रोटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यानी भोजन। तो हमारे भोजन के जो प्रमुख घटक हैं उसमें क्या क्या हमारे शरीर में पहुंचना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि अगर दैनिक आहार में मिल रही हैं तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में अगर नहीं भी मिलते हैं तो काम चल सकता है। अब यहाँ वही कहा गया कि विटामिन और खनिजों की भी आवश्यकता होती है, यानी विटामिन और मिनरल जिन्हें कहा जाता है उनकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यंत कम मात्रा में। भोजन में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको हमारे शरीर के द्वारा मूल रूप से इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। इन्हें पाचन तंत्र का जो हिस्सा होता है उसमें जोड़ के सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है, और जटिल खाद्य पदार्थों के सरल अवशोषण युक्त जो रूप होते हैं उनमें रूपांतरण की प्रक्रिया को ही पाचन कहा जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो खाद्य पदार्थ, और उनका सरल रूपांतरण होता है, सरल अणुओं में उनको विघटित किया जाता है, और यही पूरी प्रक्रिया होती है पाचन की। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है उसके द्वारा यांत्रिक और जैव रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जानते ही हैं कि पूरी मुख गुहा से लेकर ये बहिक्षेपण की प्रक्रिया तक, यानी जो गुदा द्वार है वहां से बहिक्षेपण की प्रक्रिया तक पाचन की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है। तो इसमें यही कहा गया कि भोजन एक सतत नली से गुजरता रहता है। अब ये जो पूरी आहार नाल है, इसको आहार नाल कहा जा सकता है। तो ये पूरी आहार नाल जो है ये मुख गुहा से शुरू होती है, यानी मुंह में आप खाना डालें वो पूरा मुंह का जो दायरा मुख गुहा से शुरू होती है, उसके बाद ग्रास नलिका से गुजरती है, और ग्रास नलिका से होते हुए ये आपके आमाशय में पहुंचती है। आमाशय में जब पहुंचती है तो आमाशय की जो दीवारें हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पूरे भोजन के अंदर मिलाती हैं और भोजन को मथती हैं, तो वो काइम में तब्दील हो जाता है। उसमें और भी कई सारे रस मिलते हैं, वो बीच की प्रक्रिया है। और अंत में फिर आप बीच में अभी छोटी आंत है, तो छोटी आंत में जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब जितनी भी फायदे की चीज़ें हैं शरीर उनको सोख लेता है। और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है उसको बड़ी आंत में पहुंचाया जाता है। वहाँ जो बचा कुचा उसमें जल है उसको अवशोषित करके बाकी ठोस जो पदार्थ है, अपशिष्ट है, उसको मल द्वार की ओर भेज दिया जाता है। मलाशय से ये जुड़ा रहता है और अंत में गुदा द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक,
ये हर मनुष्य में होती है, हर जीव में होती है। अब इसके बाद आप देखिए भोजन विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। तो विभिन्न भाग में आप देख ही रहे हैं, आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, क्षुद्रांत है और आहार नाल है, इससे संबंधित ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि है असल में। और इसके बाद यकृत है और अग्न्याशय पाचक रस, मतलब अग्न्याशय जो है वो भी पाचक रस स्रावित करता है। तो कुल मिलाकर ये कई प्रकार के जो रस होते हैं जो कि पचाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए इनको पाचक रस कहा जाता है। ये उस भोजन के अंदर मिलते जाते हैं। अब ये बताया गया कि पाचक रस जो है ये जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलने में मददगार होते हैं, मतलब सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र को पूरा बनाती हैं। तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण है, यानी अंदर लेने की प्रक्रिया, वो मुंह के द्वारा संपन्न होती है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अब जो रस है, लाला रस है, वो चावल की मंड को शर्करा में बदल देता है। और जीभ एक यहाँ आप देख रहे हैं, जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। ये मांसल पेशीय अंग है, इसमें पेशियां पाई जाती हैं, हड्डी नहीं पाई जाती। और पीछे की ओर ये मुख गुहा का जो अधर तल होता है उससे जुड़ी रहती है, नीचे वाले हिस्से से ये जुड़ी रहती है। तो इतना आपने देखा। अब यहाँ पर उसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये चित्र बहुत कॉमन है, आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक में या सामान्य किताब में भी जहाँ भी पाचन तंत्र की बात होती है, पहले इसी को देखते हैं और इसको आपने बहुत बार बनाया भी होगा। ठीक है, तो बनाने में मजा आता है। अब यहाँ देखने में मजा आएगा, लेकिन पहले हम लोग इधर वाली टेबल को देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है मुंह, यहाँ दिया है आमाशय, यहाँ है हमारी छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। तो मुंह में क्या होता है, कुछ औषधियाँ जो कि मुंह और जिह्वा यानी जीभ की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। ये इसके बारे में एक फैक्ट। और आमाशय की अगर बात करें तो प्रोटीन, वसा इत्यादि का पाचन होता है आमाशय में। शराब का अवशोषण मुख्य रूप से पेट और समीपस्थ आंत के द्वारा किया जाता है। तो इससे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। और छोटी आंत का क्या मतलब है, तो पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, मूल अवशोषण है, वो छोटी आंत में ही होता है। मतलब मनुष्य की अगर छोटी आंत अकेले प्रभावित हो जाए किसी जीवाणु संक्रमण के द्वारा, किसी वायरस इन्फेक्शन के द्वारा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि पूरी जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो वहीं पर बाधित हो जाएगी और शरीर को पोषक पदार्थ प्राप्त ही नहीं होंगे, शरीर कमजोर होकर समाप्त हो जाएगा। जैसे ये तो मनुष्यों की बात हो गई, हर जीव में पाचन प्रक्रिया होती है। तो कुत्तों में आप देख लीजिए, इनके अंदर जो पार्वोवायरस की बीमारी फैलती है, तो पार्वोवायरस क्या करता है, ये छोटी आंत को ही प्रभावित करता है और पाचन तंत्र का जो अवशोषण का प्रोसेस है उसको अवरुद्ध कर देता है। शरीर कमजोर होता है, खूनी उल्टी दस्त होते हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये जानलेवा इसीलिए होता है। तो ये चीज़ किसी के अंदर भी हो सकती है, मतलब वायरस अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन अगर छोटी आंत प्रभावित होती है तो शरीर का पूरा सिस्टम वहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ यही बताया गया कि पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल, इसके अलावा म्यूकोसा, ये सब रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषित होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो रसांकुर होते हैं ना छोटी आंत में, वो पाचक तत्व जो पचा हुआ काइम होता है उसके अंदर से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और रक्त तक पहुंचाते हैं। तो ये छोटी आंत की प्रक्रिया है। बड़ी आंत में क्या होता है, अब ज़्यादातर चीज़ें जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो छोटी आंत में ही अवशोषित हो गए और वो जो बचा हुआ अपशिष्ट है उसको बड़ी आंत में ट्रांसफर कर दिया गया। अभी भी उसमें कुछ जल की मात्रा होती है, तो उसको बड़ी आंतों की जो दीवारें होती हैं, बड़ी आंत की जो दीवारें होती हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ मिनरल्स भी बच जाते हैं, उनको सोखा जाता है। और औषधियाँ भी कुछ ऐसी होती है जिनका कि अवशोषण बड़ी आंत की दीवारों के द्वारा होता है। तो ये आपने यहाँ पर पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश देखा कि मतलब कौन सा हिस्सा किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ जो चित्र बना हुआ है उसको देख लेते हैं। ये चित्र जो है इसे बड़ा कर लिया जाए। देखिए, शुरुआत होती है मुंह से, आपने भोजन किया, आपका मुंह, ये मुख गुहा है पूरी और ये आपका मुंह है जहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है। भोजन आपने किया, यहाँ पे कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ हैं कान के पास, ये वाली लाल रंग की, ये आपकी ग्रसनी है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रसनी है। और ये अधोजंभ और अधोजिह्वा ग्रंथियाँ हैं जो कि जीभ के नीचे पाई जाती हैं। अधो का मतलब होता है नीचे और जंभ और जिह्वा जो शब्द हैं ये जीभ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये आहार नाल है, ग्रसिका, ये यहाँ नाम दिया गया है इसे, ग्रसिका को आप देख रहे हैं, ये लंबी सी। और ये अंत में आपके यहाँ देखें आप, ये यकृत है, ये लिवर है और इसी के पास में आप देख रहे हैं ये पित्ताशय है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ग्रसिका है इससे भोजन होते हुए आमाशय के अंदर पहुँचता है। आमाशय की दीवारें जो हैं वो अम्ल का स्रावण करती हैं और इसका मंथन करती हैं। इसी के ठीक नीचे यहाँ पर अग्न्याशय मौजूद है, ये वाला पेंक्रियाज, और ये अग्र क्षुद्रांत होती है, यानी आगे वाली जो पहला हिस्सा छोटी आंत का है उसकी बात की जा रही है। तो ये छोटी आंत है, ऐसे लच्छेदार उलझी हुई, और अवरोही बृहदांत्र जो है, बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसे आपने देखा, ये अवरोही यानी नीचे की ओर जाती हुई बड़ी आंत का स्ट्रक्चर है। और ग्रहणी जो है वो आपकी यहाँ पे, ये आमाशय है ना पूरा, ये वाला, और उसी के नीचे जो ये ऐसे मुड़ी हुई आकृति है ये ग्रहणी। ये असल में ग्रहणी करती क्या है, ग्रहणी जो है वो आमाशय को छोटी आंत से जोड़ने का काम करती है, ठीक। तो ये आपने देखा। और आरोही बृहदांत्र जो है वो यहाँ पे है, मतलब इधर से ऊपर उठते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, फिर इधर से नीचे आते हुए और अंत में बाहर, ऐसे प्रक्रिया। यहाँ अंधनाल है ये, ठीक।
और कृमि रूप परिशेषिका जो आप नीचे देख रहे हैं, ये असल में इसको आप कहते हैं अपेंडिक्स। अब अपने शरीर में इसका कुछ काम नहीं है। सेलुलोज का पाचन करना ये जो घास फूस खाने वाले जीवधारी होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। तो खरगोशों में ये काफ़ी बड़ी पाई जाती है। खरगोश का शरीर छोटा सा है और इंसान की तुलना में उसका जो अपेंडिक्स होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। तो ये निकम्मा अंग होता है फिलहाल, मतलब ऐसी कोई खास उपयोगिता इसकी नहीं होती है और इसीलिए धीरे धीरे करके इसका आकार इतना सिकुड़कर छोटा होता गया। और जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, गलती से कोई खाद्य पदार्थ या अपशिष्ट जो है वो जाकर इसमें फंस जाता है, तो संक्रमण बढ़ता जाता है और अंत में ये संक्रमित होकर संकट पैदा करता है, तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें। यहाँ आपका मलाशय है और ये सिग्मा बृहदांत्र है, कुछ यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ डिनोट किया गया है, इसे देखिए, ठीक, ये वाला हिस्सा। और ये आपका मलाशय है, यहाँ पे गुदा है। तो ये पूरा पाचन तंत्र था जिसे कि आपने देखा। अब श्वसन और परिसंचरण तंत्र को देख लेते हैं। हमने पाचन को देख लिया, लेकिन सांस लेना वो उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। भोजन अगर आपको कुछ दिन न मिले, पानी भी कुछ दिन न मिले, तो आप चल सकते हैं, कठिनाई होगी चलने में, लेकिन चल सकते हैं। लेकिन अगर आप सांस ही न ले पाएँ तो कुछ समय भी नहीं चल पाएंगे, मतलब कुछ सेकंड तक भी आपके लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है? निरंतर प्रक्रिया ये होती है, तो कैसे काम करती है? सबसे पहले हम श्वसन के अंगों को देखेंगे। सांस लेने के लिए कौन कौन से अंगों का इस्तेमाल होता है? तो प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच में श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के हिसाब से बदलती रहती है। निम्न अकशेरुकी जैसे कि स्पंज है, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि इत्यादि जो होते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण विधि के द्वारा कर लेते हैं। और केचुए जो है वो अपनी आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा श्वसन करते हैं। तो कौन सा जीव किस माध्यम से श्वसन करता है, ये आवश्यक नहीं है कि हर जीव हमारी तरह नाक से सांस ले और नाक बंद हो तो मुंह से सांस ले। ये हर जीव में नहीं होता है, हर जीव की श्वसन प्रणाली अलग ढंग की होती है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई। केचुए जो है वो आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। कीटों का जो शरीर होता है उसमें नलिकाओं का एक जाल होता है जो कि श्वसन नलिकाएं होती हैं, और इससे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर समावेश होता है। मतलब जो वातावरण में फैली हुई हवा है वो इनके शरीर में पहुंचती है और कोशिकाएं सीधे सीधे गैसों से संपर्क कर पाती। तो यहाँ इनकी जो प्रक्रिया है वो कुछ अलग ही है। तो श्वसन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया भिन्न है। अब जो जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होते हैं उसमें विशेष संवहनीय संरचना यानी जो क्लोम होता है वो पाया जाता है। क्लोम का मतलब गिल पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। जबकि स्थलचर प्राणी जो है उनमें फुफ्फुस होते हैं। फुफ्फुस का मतलब फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं हमारे पास, ठीक। पानी के अंदर सांस लेने वाले जो जीव होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए उनके पास गलफड़े यानी गिल्स होते हैं। और बाहर रहने वाले जो स्थलीय प्राणी हैं उनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जिसमें कि दोनों पाया जाए। और कशेरुकों में यहाँ आप देख रहे हैं मछलियाँ जो हैं वो गिल के द्वारा श्वसन करती हैं। मछलियाँ भी जो है वो पानी के अंदर सांस लेती हैं, तो उनके अंदर भी गलफड़े होते हैं। जबकि आप देखें कि एम्फीबिया यानी उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। एम्फीबियंस भी, इसमें आप ये मत समझिएगा कि ये पानी में रहते हैं और जमीन पर रहते हैं, तो इनके अंदर दोनों पाया जाता है। इनके अंदर होता है फेफड़ा ही, लेकिन ये पानी के अंदर भी कुछ समय तक रह लेते हैं। उभयचर, अब यही बताया गया कि उभयचर जैसे कि मेढक अपनी आर्द्र त्वचा यानी जो नम त्वचा है उसके द्वारा भी श्वसन कर सकता है। और स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। स्तनधारी जो है वो तो पूरी तरह से जमीनी जीव हैं, तो उनके अंदर पूरी तरह से, हालांकि सारे स्तनधारी नहीं, कुछ जो है वो पानी के अंदर भी रहते हैं, है ना, लेकिन जो जमीन पर रहने वाले स्तनधारी हैं उनके अंदर पूरी तरह से विकसित एक श्वसन प्रणाली पाई जाती है। अब बात यहाँ मनुष्य की करते हैं। जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसमें पहले तो नासिका से शुरुआत होती है, यानी हमारी नाक से। तो हमारे पास एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं। ये नासाद्वार है, नाक तो पूरी लंबी संरचना है, लेकिन ये नासाद्वार है यानी नाक का द्वार है जो कि मतलब एक जोड़ी होता है, अर्थात दो होता है। और होठों के ऊपर ये बाहर की तरफ खुलते हैं। नासाद्वार जो है ये नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष जो है वो असल में ग्रसनी में जाकर खुलता है और ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो भोजन है वो भी गुजरता है। ग्रसनी को हमने अभी पीछे देखा है, तो वहाँ से भोजन भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है। और ग्रसनी जो है वो कंठ के द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पुट्टिका होती है और ये ध्वनि उत्पादन में भी सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। ये मनुष्य के अंदर साउंड बॉक्स होती है। भोजन निगलते समय घांटी एक पतली लोचदार उपस्थित ये कंठ छद होता है असल में, जिससे कि ढक जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश नहीं करता है। मतलब जहाँ पे हवा को जाना चाहिए वहाँ भोजन नहीं जाता है। तो आप देखिए कि शरीर कितना चतुराई से बनाया गया है, प्रकृति ने इसे बनाया है तो कितनी ही कुशलता से बनाया है। मतलब एक ही रास्ता दोनों के लिए है। आप देखते हैं कि ग्रसनी में ही आहार का भी संचरण हो रहा है और वायु का भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो भोजन है वो फेफड़ों तक आमतौर पर नहीं पहुँच रहा है। मतलब एकदम से रेयर कंडीशन होती है तो वो होता है और वो जानलेवा होता है।
तो आप देख रहे हैं कि ये उपास्थीमय पुट्टिका होती है और इसमें ध्वनि उत्पादन में ये सहायता करती है, और लोचदार जो एक पतली वहाँ पे छल्ले या एक पल्ली जैसी पाई जाती है जो कि कंठछद कही जाती है, तो उससे ये ढक जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि आहार जो है वो ग्रसनी से कंठ में नहीं जाता। अब श्वसनी श्वसनिकाओं, यहाँ आप देख रहे हैं श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल जो है ये फेफड़ों की रचना करता है। इसमें श्वसनियाँ होती हैं, श्वसनिकाएं होती हैं, कूपिकाएं होती हैं, और ये सब काफ़ी जाल युक्त संरचना में आपस में गुथे रहते हैं और इससे बनता है फेफड़ा। हमारे पास दो फेफड़े हैं जो कि एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण यानी जो प्लेवरा होता है उससे ढके रहते हैं, और इनमें फुफ्फुसावरणी जो द्रव होता है वो भरा रहता है, मतलब एक प्रकार का लिक्विड इनके अंदर होता है, और ये घर्षण को कम करने में सहायता करता है और एक हद तक सुरक्षा भी करता है। अब यहाँ जो संरचना बनी है उसे आप देख सकते हैं। जितनी चीज़ों को हमने अभी देखा है, मतलब शब्द के रूप में देखा है, वो चित्र के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध है, और ये सीधे सीधे NCERT से उठाया गया चित्र है, तो आप इसे अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया पूरा श्वसन तंत्र है, और इसमें बाएं फेफड़े का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है, मतलब बाएं फेफड़े को यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग से हाईलाइट किया गया। तो इसमें आप देखें कि उपास्थीमय वलय ये यहाँ पर पाया जाता है, ये छल्लेदार जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका कंठ, ये श्वास नली है। और अब फेफड़ों की तरफ आते हैं तो ये आपकी श्वसनियाँ हैं, यहाँ पे पसली का कटा हुआ आखिरी छोर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़, और फेफड़ा आपका ये है। जबकि यहाँ अगर देखें तो श्वसनियों का जो अंदर का जाल है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये बारीक बारीक जो आप यहाँ शाखाओं जैसा देख रहे हैं ये श्वसनियाँ हैं, और पूरा ये लिक्विड जो इनका बैकग्राउंड आप एक पिंक कलर से देख रहे हैं वो असल में फुफ्फुसावरणीय द्रव है जो कि घर्षण को कम करने में सहायता करता है। और कूपिकाएं ये गोल गोल आपको दिखाई दे रही हैं, जबकि फुफ्फुसावरणीय जो झिल्ली है, पतली परत, वो इसी में मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये श्वास नली से लेकर आपने पूरा फेफड़े की संरचना को देखा। यहाँ बीच में ये देख रहे हैं आप, ये डायाफ्राम है और ये आपका दिल है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए अब वन लाइनर फैक्ट इसमें क्या हो सकते हैं। तो कोशिकीय श्वसन में अधिकतम ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है। क्रेब्स साइकिल को आप पढ़ते हैं ना चित्र के माध्यम से, तो क्रेब्स चक्र जो है ये अधिकतम जो ATP अणु होते हैं उनका उत्पादन करता है। और इस चक्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हैंस क्रेब्स, और उन्होंने 1937 में इस चक्र के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्रेब्स चक्र। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, और इसमें अंतःश्वास यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है, मतलब उच्छ्वास, अंतःश्वास का मतलब आप सांस को अंदर ले रहे हैं और उच्छ्वास का मतलब है सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये पूरा संपन्न होती है, और वायुमंडल में उपस्थित जो प्रमुख गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन। इन क्रियाओं में अंतःश्वास और उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो आमतौर पर, सामान्यतः का मतलब आमतौर पर अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कुछ और बातें हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं, और इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है। अब फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। फेफड़े जो है ना वो रक्त कोशिकाओं के जाल से पूरा आच्छादित रहते हैं। प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। वायु कोष्ठकों को आपने वहां पे गिनती के देखा था, लेकिन असल में इनकी तादाद जो है वो 15 करोड़ होती है एक फेफड़े के अंदर, जिसमें कि श्वास की वायु जो है वो रुधिर के बीच में रुधिर के साथ गैसीय विनिमय करती है। मतलब जो श्वसन के द्वारा वायु हम अंदर ग्रहण करते हैं वो रुधिर के साथ वहां पर आपस में लेन देन करती है, गैसीय विनिमय, गैस का वहां पे लेन देन होता है आपस में, और ये प्रक्रिया उसी कोष्ठ के अंदर संपन्न होती है। तो इनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है, 15 करोड़ एक फेफड़े में। फेफड़ा एक महत्वपूर्ण श्वसन अंग है, मतलब उसके बिना सांस लेना संभव नहीं है, और शरीर के ताप को भी ये नियंत्रित करता है। आपसे ये पूछा जाए कि फेफड़े का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो ये शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प और गैस का शरीर से उच्च श्वसन जो है वो निष्कासित होता है। ठीक, मतलब ये है कि भोज्य पदार्थ जो है उनका ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होगी। अब दूसरी तरफ सिर्फ एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस होगी बल्कि जलवाष्प भी उत्पन्न होगा और गैसें भी बनेंगी। तो वो क्या करेंगी, वो उच्च श्वसन यानी जो बाहर छोड़ी जाने वाली सांस है उसके द्वारा निष्कासित हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। नहीं तो पता लगा कि एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो गर्मी बढ़ेगी, ठीक, और गर्मी बढ़ेगी तो शरीर का तापमान अनियंत्रित हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद आप देखिए कि मनुष्य के जो वक्ष गुहा है यानी पूरा छाती का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 फेफड़े होते हैं। ये तो आपको पहले से ही मालूम है। अब ये आवश्यक नहीं है कि इंसान के पास 2 फेफड़े हैं तो हर जीव के पास 2 ही फेफड़े हो। अब ये जो फेफड़े हैं ये फुफ्फुसावरण और इन्हीं को कहा जाता है। फुफ्फुसावरण जो है ये काफी कठिन हिंदी शब्द दिखाई देता है, तो इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है प्लूरल मेम्ब्रेन। असल में आप देखते होंगे कि जो साइंटिफिक शब्द हैं, मतलब वैज्ञानिक शब्द हैं, उनका हिंदी स्वरूप ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा जटिल दिखाई देता है।
और उनकी जो अंग्रेजी है वो आसान लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए तो इस कारणवश तो नहीं हो रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने की हमें आदत पड़ चुकी है, ऐसा नहीं है। वजह यह है ना कि इन शब्दों को बनाया ही अंग्रेजी में गया है, इनका हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी से किया गया है, मतलब अंग्रेजी से एक तरह से इनको ट्रांसलेट किया गया है। तो ट्रांसलेशन में ऐसी ही क्लिष्टता आती है। ट्रांसलेशन जो है वो बनावटी होता है। ये मूल रूप से हिंदी के शब्द नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में थीसिस लिखने वाले विदेशी वैज्ञानिक थे। तो विदेशी वैज्ञानिक अपनी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो हिंदी में अगर मूल रूप से इन्हें लिखा गया होता, इसके ग्रंथों को शुरुआत से ही हिंदी में लिखा गया होता, तो आप देखते कि ये सारी चीज़ें कहीं ज़्यादा आसान है और इसे हिंदी में पढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ आपने देखा, अब यहाँ दायां फेफड़ा और बाएं फेफड़े से बाएं फेफड़े की अगर तुलना करते हैं, दो फेफड़े होते हैं तो उनको आपस में कंपेयर किया गया है। तो दाहिना जो है वो बाएं की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन लंबाई उसकी कम होती है। बड़ा और चौड़ा होता है लेकिन लंबाई में थोड़ा सा कम होता है। यहाँ दोनों के बीच की कंपैरिजन है। मेडुला में भोजन का निगरण यानी सॉलोइंग का जो काम है, निगलने का जो काम है, वो होता है। उल्टी की प्रक्रिया, हृदय स्पंदन यानी हृदय का धड़कना और उसकी जो दर होती है, मतलब पूरी हार्ट रेट को कंट्रोल करना, उसकी प्रबलता, खांसना, छींकना इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मेडुला जो है वो इतनी सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और शरीर का जो श्वसन केंद्र है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है। श्वसन की पूरी प्रक्रिया वहीं से कंट्रोल होती है। तो दिमाग जो है वो हर एक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब इसके बाद बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। श्वसन तंत्र के साथ ही हमने शुरुआत में ही देखा था कि हमें परिसंचरण तंत्र भी पढ़ना होगा। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि सांस लेना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? विलियम हार्वे के द्वारा इसको खोजा गया था। ऐसा नहीं है कि ये कहीं लुप्त हो गया था, ये तो हमारे शरीर में सदियों से विद्यमान है। लेकिन इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले विलियम हार्वे ने प्राप्त की थी और ये समय था 1628 का। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला होता है, दूसरा बंद होता है। अब जो बंद वाला होता है उसमें हृदय तथा रुधिर वाहिनियां मिक्स होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक। और जो बंद होता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है उसको जरा देख लीजिए। ये एक रफ डायग्राम बनाया गया है, मतलब डायग्राम के तरीके का डायग्राम बनाया गया है। इसमें शरीर की संरचना आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं तो फेफड़े आपके ऊपर है, यहाँ पे कहीं। ये आपकी फुफ्फुस धमनियां हैं और ये फुफ्फुस शिरा है जो लाल रंग की आपको दिखाई दे रही। यहाँ से आपकी महाशिरा है ये वाली, और ये पृष्ठ महाधमनी है। शरीर के जो अंग है उसमें आप देख रहे हैं कि ये चिकनी पेशियां, यहाँ जो धमनियां और शिराएं हैं उनको अंदर से काट कर आपको दिखा दिया है कि ये अंदर से दिखती कैसे है, इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है। तो ये एक जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, मनुष्य का जैसा तंत्र है परिसंचरण का, उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उसका एक डायग्राम बनाकर दिया गया है। अब इसकी चर्चा थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं। तो जब परिसंचरण तंत्र की बात आती है तो सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र में जो पंप है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। और ये जो पंप है ये काफ़ी मेहनती होता है। ये है हृदय, ठीक। ये ऐसा वैसा पंप नहीं है, ये छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, एकदम से बाईं ओर नहीं होता है, लगभग मध्य में होता है और हल्का सा इसका जो अवस्थिति है वो बाईं ओर होती है। तो पेशीय ऊतकों का ये बना हुआ एक आवरण, मतलब हृदय को अगर पूरा देखें तो पेशीय ऊतकों के एक पूरे आवरण के द्वारा ये ढका हुआ होता है और इसी को कहा जाता है हृदय आवरण। ये चारों ओर से हृदय को सुरक्षित रखता है। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, तो बाहरी झटकों से ये हृदय की रक्षा करता है। हृदय एक मोटा पेशीय संकुचनशील स्वतः पंपिंग अंग है। इसके अंदर स्वतः संकुचन की प्रक्रिया होती है और ये पंप करने का काम करता है। इसका वह भाग जो कि शरीर के ऊतकों से रुधिर को ग्रहण करता है उसको आलिंद कहा जाता है, और वह भाग जो कि ऊतकों में रुधिर को पंप करता है उसको निलय कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आलिंद और निलय क्या होते हैं ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जो पंप करता है मतलब ऊतकों में रक्त को पंप करने का काम करता है, हृदय से ऊतकों की ओर रक्त को भेजने का काम करता है, वो होता है निलय। और ऊतकों से हृदय की ओर रक्त को ले आने का जो काम करने वाला अंग होता है उसको कहा जाता है आलिंद। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का जो वजन है वो 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच का होता है और सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। सामान्य मतलब स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है। और हृदय में एक स्पंदन यानी जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है, उसकी समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन तक की जो समाप्ति है उसके बीच में एक हृदय चक्र जो है वो पूरा होता है, कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। इसके 4 कक्ष या 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के जो दो कक्ष होते हैं वो दाएं और बाएं आलिंद कहे जाते हैं और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ होते हैं, कक्ष होते हैं, उनको दायां और बायां निलय कहा जाता है। आलिंद और निलय क्या है ये परिभाषा आपने अभी ऊपर देखी। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि विद्युतीय तरंगें उत्पन्न करती हैं और इनको कहा जाता है पेसमेकर कोशिकाएं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों के द्वारा निष्पादित होता है, मतलब हार्ट के पास अपना करंट जनरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये है अपना दिल, और ये दिल जो है वो शायरों और कवियों वाले दिल की तरह से नहीं दिखाई देता, ठीक। ये जो है ये निहायत ही मेडिकल टाइप का है, मतलब ये डॉक्टरी पैरामीटर के हिसाब से है जो वास्तविक संरचना हमारे हृदय की है। तो ये एक हृदय का अनुप्रस्थ काट आपको दिखाया गया है, मतलब इसको पूरा यहाँ चीर फाड़ कर आपको दिखाया गया है कि अंदर से जो अंग है वो कैसे दिखाई देते हैं।
तो इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे महाशिरा जो है वो आपकी बैगनी रंग से दर्शाई गई है, ये है पूरा मोटी सी, और ये जो लाल रंग की चमक रही है ना, ये महाधमनी है ऊपर ऐसे, और ये फुफ्फुसीय धमनी है यहाँ पे, जबकि फुफ्फुसीय शिराएं जो है वो ये नीचे दे रखी हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये बीच में हिस बंडल पाया जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और पूरा अगर देखा जाए तो इसमें दाहिना निलय, ये नीचे देखिएगा, दाहिना निलय जो है ना वो यहाँ पे, और दाहिना आलिंद आपका ये ऊपर है, जबकि आलिंदी निलयी गांठ जो है वो कुछ यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ डायग्राम में बताया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बायां आलिंद आपका इधर है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, और बायां निलय जो है वो यहाँ नीचे है। तो दाहिना बायां निलय ये नीचे पाए जाते हैं और आलिंद जो है वो ऊपर पाया जाता है, ऐसे करके इसमें दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को वापस छोटा कर लेते हैं। तो हृदय जो है वो रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को ऊतकों तक भेजता है और ऊतकों से वापस मंगाता है, फिर पंप करता है, ये काम उसका हमेशा चलता रहता है। तो रक्त को पंप करे, अब रक्त क्या चीज़ है देख लेते हैं, रक्त भी शरीर के लिए अनिवार्य है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है, ये असल में एक तरल संयोजी ऊतक है। अब पीएच स्केल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन इसलिए है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, हालांकि हल्की क्षारीय प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर खून होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है और रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा जो है वो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, ठीक है। यहाँ रक्त को नापा जा रहा है तो वो डेसीलीटर में नापा जाता है, और जो सामान्य ग्लूकोज की मात्रा इसमें देखी जाती है, सामान्य स्तर जो ग्लूकोज का होता है वो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्न्याशय से इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्सर्जित करवाता है और इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। अगर हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, जो लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है वहां से रिलीज होता है, तो अगर ये इंसुलिन हार्मोन कम निकल रहा है, कम इसका स्रावन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मधुमेह नाम का रोग हो जाता है, जिसमें कि रक्त की मात्रा, माफ कीजिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, सामान्य स्तर से बढ़ जाती है। और अगर यही बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे तो इसका उल्टा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत हो सकती है, यानी आपको शुगर की कमी हो जाएगी, आपके शरीर में शर्करा की मात्रा कम होने लगेगी। रक्त में लाल रंग जो आप देखते हैं, खून का रंग लाल होता है, ये सभी जानते हैं। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की वजह से होता है। रेड ब्लड कॉर्पस जो है उनकी वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है। और लाल रक्त कणिकाएं, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो वर्णक के तौर पे काम करता है, तो वर्णक का काम ही होता है रंग देना, रंग प्रदान करना, तो ये लाल रंग उसकी वजह से होता है। अब इसके बाद लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा से विकसित होती है। इनका निर्माण स्थल आपको बताया गया है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, कार्पल्स होती है, उनका जो निर्माण स्थान है वो क्या है, बोन मैरो होता है, और इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। ये 120 दिनों तक जिंदा रहती। प्लीहा या जो तिल्ली कही जाती है, स्प्लीन कही जाती है, वहां पे पुरानी जो रक्त कणिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती, वहां पे ये समाप्त होती। अब इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। तो लाल वाली की चर्चा की, हीमोग्लोबिन यहाँ पे इसे लाल रंग देने का काम करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो कणिकामय और कणिका विहीन 2 प्रकार की होती हैं, मतलब कणिका युक्त भी होती है, कणिका से रहित भी होती है। अब कुल रक्त का जो 55% हिस्सा है वो होता है प्लाज्मा और शेष 45% होता है रक्त। तो रक्त में जो संगठित पदार्थ होते हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें आरबीसी है, ये है आपकी प्लेटलेट्स, जो कि डेंगू अगर आपको होता है तो तेजी से घटने लगती है। इसके बाद इओसिनोफिल है, ये आपका, ये बेसिफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये ऐसे ऐसे जो डेंजरस दिखने वाले आपको यहाँ पे आकृतियां दर्शाई जा रही हैं, ये सब रक्त के अंदर पाई जाती हैं। ये आपका लिम्फोसाइट है, ये लेंसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट था, ये टी लिम्फोसाइट है। तो ये सब रक्त में संगठित पदार्थ होते हैं, ये सारी चीजें रक्त के अंदर मौजूद होती हैं। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणों के अंदर उपस्थित जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है और इसी को कहा जाता है एंटीजन या फिर प्रतिजन। ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एंटीजन की अनुपस्थिति जो है, इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा की स्थितियां पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि एंटीजन की अनुपस्थिति में एक खास तरह की जो प्रोटीन प्लाज्मा है वो पाई जाती है और इसमें ये जो प्रोटीन प्लाज्मा होता है इसको एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो यहाँ डिफिनीशन है वो दिया हुआ है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। यहाँ जो ए और बी है वो स्मॉल रहेगा। तो अब यहाँ जो रुधिर वर्ग बांटे जाते हैं वो इन्हीं के आधार पे बांटे जाते हैं। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए यानी ब्लड ग्रुप ए जो होता है ना, उसके अंदर एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। रुधिर वर्ग ए भी है तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और रुधिर वर्ग ओ में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, वहां पे एंटीबॉडी मौजूद होता है लेकिन एंटीजन नहीं पाए जाते। इसी कारण से ए बी जो है वो सबसे ले सकता है और ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है, ये विशेषता होती है।
तो यही बताया गया कि AB जो है वो सर्वग्राही है, यानी सबसे ग्रहण कर सकता है, और O जो है वो सर्वदाता है, वो सबको दे सकता है। यदि शरीर से बाहर, यहाँ देख रहे हैं आप, शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने के लिए रक्त समूह को ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब रक्त समूह का विशेष महत्व है। आप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का जो खून है वो किसी एक जो दूसरा ब्लड ग्रुप है उसमें नहीं चढ़ा सकते, ठीक। तो यहाँ जो चार्ट है वही ब्लड ग्रुप को दर्शाने वाला है। ये चीज़ हालांकि आपको यहाँ कवर कर ली गई है, लेकिन फिर भी यहाँ दर्शाया गया है, तो इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए जो रक्त समूह A होता है, इसमें एंटीजन, यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। तो A वाला जो है वो A को दे सकता है, B को नहीं दे सकता। अच्छा, इसके अलावा AB जो है वो भी इससे ले सकता है, AB जो है वो सबसे ले सकता है। O वाला इससे नहीं ले सकता, O वाला इसको दे सकता है लेकिन इससे ले नहीं सकता। B वाला जो है वो B को दे सकता है और AB को दे सकता है, बाकी किसी को नहीं देगा। AB वाला जो है वो अपने AB ग्रुप को खून देने का काम करता है, बाकी किसी को भी ये खून नहीं दे सकता है, मतलब अपने ग्रुप का खून ये नहीं दे सकता है। O वाला जो है वो सभी को दे सकता है, मतलब A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को तो देगा ही। तो कुल मिलाकर कशेरुकी रक्त यानी द्रव संयोजी ऊतक की अगर बात करें तो इसको पूरे शरीर में संचारित करने का काम होता है और इसके द्वारा आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। रक्त जो है वो जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, और जो वहाँ के अपशिष्ट पदार्थ हैं, मतलब वहाँ के नुकसानदेह चीजें हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। दूसरा द्रव जिसे कि लसिका ऊतक द्रव कहते हैं, ये कुछ पदार्थों को अभिगमित करता है। तो रक्त का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब एक चीज और बताई गई, अब जो रक्त है वो द्रव आधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित पदार्थों से बना रहता है। संगठित पदार्थ कौन से थे वो आपने पीछे अभी देखा है। लाल रुधिर कणिकाएं यानी जो RBC हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें कि आप ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब संगठित पदार्थों का हिस्सा होते हैं, मतलब इन सब के मिलने से रक्त का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर मानव रक्त को 4 समूहों में बांटा गया था, A B और O, ठीक है। रक्त समूह अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप A है, B है, उसके बाद AB है सर्वग्राही, और O जो है वो सर्वदाता है। तो ये आपने देखा, और इस वर्गीकरण के आधार पर लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 एंटीजन A और B उपस्थित या अनुपस्थित होता है, तो इस आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सा लेगा और कौन सा देगा। दूसरा वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर RH फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है, ये दूसरा वर्गीकरण। और ऊतक की कोशिकाओं के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे कि ऊतक द्रव कहा जाता है, इसी द्रव को लसिका भी कहा जाता है, और ये रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और संगठित पदार्थ इसके अंदर नहीं होते। तो ये लसिका और रुधिर के बीच का फर्क आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम अपना जो उत्सर्जन तंत्र है उसको देखेंगे, और साथ में देखेंगे तंत्रिका तंत्र को। तो उत्सर्जन तंत्र यानी जो एक्जेक्टरी सिस्टम है उसको अगर देखा जाए तो इसमें एक जोड़ी वृक्क हमारे पास पाया जाता है, मतलब 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनियां होती हैं, तो उसको हम एक जोड़ी कहते हैं। और एक जोड़ी मूत्र नलिकाएं होती है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। अब जो वृक्क है वो सेम के बीज की आकृति के होते हैं। वृक्कों का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, उसे आप काजू की तरह से कह लीजिए, या सेम का बीज आपने देखा होगा तो ज़्यादा उसका जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वैसा ही दिखाई देता है। और ये संख्या में 2 होते हैं। इनका जो रंग है वो गहरा भूरा या लाल होता है, और ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा का जो आंतरिक पृष्ठ सतह होता है वहां पर पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। जो हमारी किडनियां हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की। चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। भार होता है करीब 120 से लेकर 170 ग्राम। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी जो अवतल सतह होती है उसमें एक खांचा बना रहता है, जिसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, सतह के बीच में एक खांच होती है जिसे कि हाइलम कहा जाता है, और इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं इत्यादि यहाँ पर प्रवेश करती हैं। और हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की संरचना होती है जिसे कि वृक्कीय श्रोणि कहा जाता है। कीप के आकार की संरचना होती है जिसको कि क्या कहा जाता है, वृक्कीय श्रोणि यानी पेल्विस कहा जाता है, और इससे निकलने वाले प्रक्षेपों यानी प्रोजेक्शन को चषक यानी कैलिक्स कहा जाता है। तो यहाँ जो हिंदी शब्द है उनके साथ अंग्रेजी शब्द, ये हिंदी रूपांतरण में ही सही इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप इन्हें समझें। अब इसके बाद नीचे जो वृक्क की संरचना है उसको दर्शाया गया है, पूरा जो उत्सर्जन तंत्र है वही दर्शाया गया है, सिर्फ वृक्क नहीं है इसमें आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं कि ये 2 हमारी किडनियां हैं। यहाँ पे आपका पेल्विस है, और मेडुला मध्यांश जो है वो ये रहा, वलकुट जो है वो यहाँ पे है। ये जो पश्च महाशिरा है वो ये बैगनी रंग की आप देख रहे हैं, जबकि लाल वाली जो है वो पृष्ठ महाधमनी है। ये आपके वृक्क हैं, बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं। वृक्क धमनी आपकी यहाँ पे है, वृक्क शिरा जो है वो यहाँ नीचे हल्की सी दिखाई दे रही है, और ये आपका मूत्राशय है, ये मूत्र वाहिनियाँ हैं दोनों ओर से, और ये आपका मूत्र मार्ग है। तो यहाँ तक आपने देखा। और अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली, ये दोनों ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है ना, तो ये अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं। अब इसको छोटा कर लेते हैं।
देखिए किडनियों की संरचना थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो आपने ये तो देखा कि ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। औसत वजन होता है 120 से लेकर 170 ग्राम। हृदय से इनका वजन हल्का होता है। तो ये एक एक की बात हो रही है, मतलब 2 होती है ना, तो एक की बात हो रही है, तो दोनों के लिए उतना ही। अब यहाँ जो इसका वृक्क का पूरा हिस्सा अंदर का दिखाया गया है उसमें आप इसे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। ये आपका स्तंभ है, यहाँ पे जो ये कॉलम बने हुए हैं ये मध्यांश पिरामिड है। यहाँ ये जो पंखी नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। कैलिक्स जो अभी आपने देखा वो यहाँ पे है, ये वाला। और वृक्क धमनी आपकी ये है, रेड कलर से दिखाई दे रही है, लाल रंग की है। वृक्क शिरा जो है वो नीले रंग से दर्शाई गई है। वृक्क पेल्विस जो है वो आपका कुछ यहाँ पे है, ये वाला। और मूत्रवाहिनी ये रही। और आप देख रहे हैं कि वृक्क का आवरण चारों ओर से ये इसको घेरे हुए है। वलकुट जो है वो यहाँ पे है। इस तरीके से ये पूरा वृक्क बना हुआ है। छोटा कर लेते हैं और वापस बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो अगला नंबर है नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन का संबंध वृक्क से गहराई से है, हमारे उत्सर्जन तंत्र से है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होते हैं। नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करती हैं और अंत में इसे वृक्क के पेल्विस में डालती है, जहां से कि मूत्रवाहिनियां शुरू होती हैं। प्रत्येक वृक्क जो होता है इसमें 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मतलब एक किडनी के अंदर नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। और मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहा जाता है। अब ये डायलिसिस जो है अगर किडनियां काम नहीं करती हैं तो बाहर से करना पड़ता है। जब किसी कारणवश वृक्क जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोई भी प्रभाव हो सकता है जिसकी वजह से किडनियां काम ठीक से नहीं करती हैं या नहीं करती हैं, तो रक्त साफ नहीं हो पाता, तो शरीर जो है वो जहरीली चीज़ों से भरने लगता है। तो उससे जीवन रक्षा हेतु बाहर से अपोहन की विधि जो है वो अपनानी पड़ती है। आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर यहाँ एक अपोहक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो मूत्र मनुष्य का होता है उसमें 95% पानी होता है। करीब 2.5% से लेकर 2.6% यूरिया होता है। 2% अनावश्यक लवण होते हैं, लवणों के आयन होते हैं असल में। और 0.3% क्रेटिनिन होता है। सूक्ष्म मात्रा में यूरिक एसिड भी होता है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब यही जो क्रेटिनिन और यूरिक एसिड आप देख रहे हैं, अगर ये बढ़ जाए तो ये किडनियों की खराबियों की ओर संकेत करता है। बढ़ा हुआ क्रेटिनिन का स्तर किडनियों के खराब होने की ओर संकेत करता है। और किडनी एक शरीर का ऐसा अंग होती है ना, जब ज़्यादा मात्रा में डिस्टर्ब हो जाती है तभी कोई बड़ा लक्षण इसका उभर कर सामने आता है। शुरुआती खराबी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। तो क्रेटिनिन का स्तर इस चीज़ की ओर इंगित करता है कि अब आपकी किडनियों में समस्या हो रही है। और एक चीज़ और है कि किडनियां जो है वो लिवर की भांति नहीं होती हैं। एक बार जितनी खराबी इनमें आ गई उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है कि लिवर है वो फिर से बन जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा है उससे पूरा लिवर तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये होता है कि जितना हिस्सा खराब हो गया वो फिर रिपेयर नहीं हो सकता। ऐसे ही मस्तिष्क जो मनुष्य का है उसके साथ भी होता है। तो इतना आपने देखा। अब इसके बाद आप देखिए कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है उसके कारण किडनियों में पत्थरी बनती है, यानी जो अश्मरी होती है वो बनती है। अश्म का मतलब होता है पत्थर। तो स्टोन्स जो किडनी स्टोन होते हैं वो किस वजह से बनते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का जो यौगिक होता है उसकी वजह से बनते हैं। और यह खनिज लवण प्रायः वृक्क की जो पेल्विस होती है उसमें एक पिंड के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने देखा कि पेल्विस जो है वहीं से जो मूत्रवाहिनी है वो निकल रही थी यहाँ पे, और यहीं पर ये स्टोन इकट्ठे हो जाएंगे तो जो मूत्र का प्रवाह है वो मूत्राशय की ओर नहीं हो पाएगा। तो ये दिक्कत पैदा करेगा, मतलब अवरुद्ध कर देगा किडनी के पूरे काम को। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें ये बताया गया कि यकृत जो है वो अल्कोहल के निराविशन हेतु उत्तरदायी होता है और यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। त्वचा से अनावश्यक लवण और यूरिया इत्यादि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। और आप देख रहे हैं कि यकृत, त्वचा और फेफड़े ये उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं। त्वचा जो हमारी है वो भी उत्सर्जक होती है, पसीना निकलता है और वो शरीर को विष मुक्त करता है, मतलब डिटॉक्सिफाई करता है। सामान्य मनुष्य दिन भर में एक करीब, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे, करीब 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। यहाँ मीटर दिया हुआ है, उसको आप लीटर बना लीजिएगा। और इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो हल्की अम्लीय होती है, मतलब pH मान जो है वो 6 के आसपास होता है। तो हल्का अम्ल का जो नेचर है वो पाया जाता है। और यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग दिखाई देता है। और पानी आप कितना पी रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद चलते हैं अगले चित्र की ओर। अब यहाँ पर देखिए ये रक्त वाहिनियाँ और नलिकाएं जो है ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दर्शाया गया है। और ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हमारी किडनी या जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर मौजूद होती है। इसमें हेल्ले पाश को आप देख रहे हैं, ये 2 रंग से यहाँ इसीलिए दर्शाया गया है। देखिए एक पीला है, दूसरा लाल है। तो अभिवाही धमनिकाएं जो है वो रेड कलर से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की यानी पीले रंग की, ये दूरस्थ संवालित नलिकाओं और संग्रह नलिकाओं को दर्शाने वाला अंग है। इसकी जो आरोही भुजा है वो यहाँ पर है और अवरोही भुजा जो है वो यहाँ पे है, मतलब ऊपर की ओर वाली जो है यहाँ पे, और अवरोही वाली जो नीचे की ओर वाली है वो यहाँ पे है। वासा रेक्टा यहाँ नीचे है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोमेन संपुट जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे है। और कोशिका गुच्छ जिसे कि ग्लोमेक्लस कहा जाता है, ग्लोमेक्लस जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में उसको कहते हैं कोशिका गुच्छ, वो कुछ यहाँ पे है बीच में। तो इस तरीके से आपने ये पूरा देखा। आगे बढ़ते हैं।
मूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं। गुच्छीय निष्पंदन होता है, पुनः अवशोषण होता है, श्रवण होता है और वृक्काणु के विभिन्न भागों में ये संपन्न होता है। अब यहाँ तक तो हमने उत्सर्जन तंत्र को देख लिया था। अभी नर्वस सिस्टम को देखते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र को। तो शरीर का वह तंत्र जो कि सोचने, समझने और किसी चीज को याद करने के साथ साथ विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का काम करता है, उसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिकाओं का तंत्र। सारे तो तंत्र हैं, मतलब सारे जो है वो सिस्टम है, और ये सिस्टमों को बनाने वाला सिस्टम है। ठीक, मतलब यही मुख्य है। तो सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों का अनुभव करने और उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करने तथा कार्यकर अंगों द्वारा प्रतिक्रियाओं को कार्यान्वित करने वाला जो तंत्र होता है उसी को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र केवल उच्चतर जंतुओं में पाया जाता है, केवल उच्चतर जंतुओं में पाया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं से बने ऊतकों के माध्यम से शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। माफ कीजिए, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को यह कंट्रोल में करने का काम करता है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है, मतलब उसकी एक सिंगल यूनिट है, उसको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन, या उसी को आप हिंदी में कहिए तंत्रिका कोशिका। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं और सबसे कीमती भी। ठीक है, जैसे किडनी को हमने देखा कि वो रिवर्सिबल नहीं होती है, मतलब उसमें कुछ भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, एक बार खराबी आ गई सो आ गई। वैसे ही न्यूरॉनों की संख्या अगर कम होने लगी तो गंभीर बीमारियां आ सकती हैं और आएंगी, और उसको फिर पूरित नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि आप उसमें न्यूरॉन बनाकर डाल रहे हैं, तंत्रिका कोशिकाओं को आप बना नहीं सकते। ठीक, मतलब वो एक बार मिलती हैं प्रकृति से। और इसके बाद आप देखें कि विविध तंत्रिका कोशिकाओं का जो अक्ष तंतु है, अर्थात एक्सॉन्स है, और डेंड्रॉन्स, मतलब इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो विभिन्न तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स के बीच में संपर्क बिंदु होते हैं, और इसको युग्मानुबंध कहा जाता है, मतलब सिनेप्सिस कहा जाता है। तो इसका अंग्रेजी और हिंदी शब्द दोनों दिया है ताकि आप इसे समझें। अब संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं, यानी जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ये संवेदांगों के चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाने का काम करते हैं। और चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, यानी मोटर और इफिशिएंट न्यूरॉन जो होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्रियान्वयक अपवाही अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें कि पेशियां और ग्रंथियां दोनों आती हैं। तो इनका जो कार्य है वो दिया हुआ है। अब मनुष्य का जो पूरा तंत्रिका तंत्र है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो केंद्रीय है, दूसरा परिधीय है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन और नियंत्रण होता है। मस्तिष्क और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो सभी तंत्रिका, यहाँ आप देख रहे हैं, मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी रहती है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र की 2 प्रकार की तंत्रिकाएं हम देखते हैं। एक तो संवेदी होती हैं, संवेदी या उन्हीं को कहते हैं अभिवाही, और दूसरी होती है चालक या प्रेरक, जिनको कि कहते हैं अपवाही। तो जो संवेदी तंत्रिका होती हैं, मतलब तंत्रिकाएं होती हैं, वो उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, और चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं जो होती हैं वो नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो ऊतक या अंग है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। तो एक तो तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करती है, और दूसरी जो है वो ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है, संवेदनाओं को। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को थोड़ा और विस्तार से देखना आवश्यक है, क्योंकि चीजें अभी उलझी हुई हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले तो आता है हमारा मस्तिष्क, अखरोट की शक्ल का, और मेरुरज्जु या उसी को कहा जाता है सुषुम्ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं को नियमित करता है और नियंत्रित करता है, उनका नियमन भी करता है, उनको रेगुलेट भी करता है और उन्हें कंट्रोल भी करता है। परिघीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं, जो कि पूरे शरीर में जालवत फैली हुई होती हैं, और इसके अंतर्गत क्रैनियन और स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, जबकि सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं जो है वो मेरुरज्जु से जुड़ी रहती है। तो अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पूरा मस्तिष्क का चित्र है, जिसमें कि आपको दर्शाया गया है। ये देखिए, ये आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, सामने वाला। ये बीच का है प्रमस्तिष्क, यहाँ पे है आपका कपाल, और ये है मध्य मस्तिष्क। ठीक, प्रमस्तिष्क जो है वो यहाँ पे है और मध्य मस्तिष्क के बीच में है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि है, ये कुछ यहाँ पे है। और पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क आपका यहाँ पे है, मेरुरज्जु ये रही। तो ये पूरा जो दिमाग का मतलब मस्तिष्क की संरचना है, और साथ में मेरुरज्जु और मस्तिष्क के जो प्रमुख हिस्से थे उनको दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसमें चीज बताई गई है वो है मस्तिष्क ही, मतलब अभी हमने चित्र देखा उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में है। तो इसमें आप देखें कि मस्तिष्क है क्या, यह पूरे शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है, ये कंट्रोल रूम है। ठीक है, और मानव मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी क्रेनियस में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। ये जो क्रेनियस होता है ना, अस्थियों का पूरा एक कठोर कवच, जो कि नारियल के खोल से भी सख्त होता है, तो ये जो है ये बाहरी आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। और इसका औसत भार होता है 1400 ग्राम। इसका जो औसत भार है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। इसके चारों ओर मेनिंजिस नाम का एक आवरण पाया जाता है,
जो कि 3 अलग अलग स्तरों से बना होता है। इसका जो आवरण या झिल्ली है उसकी सबसे बाहरी परत को कहा जाता है ड्यूरामेटर, जो बीच वाली परत है उसको एरेक्नाइड कहा जाता है, और जो इंटरनल लेयर होती है, आंतरिक परत होती है, उसको पायामीटर कहा जाता है। पायामीटर ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है। तो ये पूरा मामला है। अब मस्तिष्क के भी 3 हिस्से हैं। एक तो अग्र मस्तिष्क है जो जिसमें कि सेरिब्रम आता है और डायनसेफेलॉन आता है, यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वो इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आते हैं असल में, और सेरिब्रल पेंटिकल भी इसी में आता है। ये सब किस में आते हैं? ये मध्य मस्तिष्क में आते हैं। पश्चिम मस्तिष्क जो है उसमें सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा आते हैं। तो ये पूरा हमने मस्तिष्क के 3 हिस्सों को देखा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी तंत्र। तो मनुष्य का जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, जनन ग्रंथियां जिसमें कि नरों में वृषण और मादा में अंडाशय, ये हमारे शरीर में सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। ये सभी जो है ये क्या है? अंतःस्रावी अंग है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर आंतरिक मार्ग जो है, और यकृत है हमारा, वृक्क है, हृदय है, ये भी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। तो इनकी भी विशेषताएं इसमें साथ में जुड़ती हैं। इसके साथ कुछ अन्य अंग ये आपने देख लिए। अब देखिए हाइपोथैलेमस के द्वारा 7 मुक्तकारी हार्मोन और 3 निरोधी हार्मोन का उत्पादन होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा 7 फ्री हार्मोन निकलते हैं और 3 जो है वो निरोधी हार्मोन निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये कार्य करके मतलब पीयूष ग्रंथि पर कार्य करके उसे उत्सर्जित करने वाले हार्मोनों के संश्लेषण और श्रवण का नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो 3 भागों में बटी होती है। पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे मुख्य मानी जाती है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो पार्स डिस्टेलिस होता है, उसके बाद पार्स इंटरमीडिया होता है और पार्स नर्वोसा होता है। पार्स डिस्टेलिस के द्वारा 6 ट्रॉपिक हार्मोनों का श्रवण होता है। तो लगभग जितने भी उच्च कशेरुकीय जीव हैं, जंतु हैं, उनके शरीर में समन्वय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो अनिवार्य रूप से होता है। ये दोनों होते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जो कि अपने स्राव अर्थात हार्मोन को सीधे रुधिर या लसिका में डालने का काम करती हैं तथा विभिन्न अंगों के कार्य की उपापचयी प्रक्रियाओं, इसके अलावा वृद्धि प्रतिबल स्थितियों को नियंत्रित करती हैं, उनको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी विज्ञान जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों, हार्मोन और उनके प्रभाव से संबंधित है। और अंतःस्रावी विज्ञान के जनक का नाम था थॉमस एडिसन। ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। कुछ पौधों के बारे में देख लेते हैं। तो पादप कार्य की और उनका जनन कैसे होता है ये देखना आवश्यक है। देखिए पादपों में यानी पौधों में भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं दोनों होती हैं। इन क्रियाओं के अध्ययन को पादप कार्यकी कहा जाता है। और पादपों के शरीर विज्ञान की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं जैसे कि वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि सभी का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला फिनोमिना तो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। और हरे पौधों की जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में यानी जो हरित लवक होता है उसकी उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों यानी शैवालों के द्वारा होता है। देखिए पूरा जो प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर होता है वो हरे भरे वनस्पतियों से, मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई देते हैं उनसे कम होता है, बल्कि जो समुद्र की सतह पे या पानी की सतह पर पाए जाने वाले जलीय पौधे या शैवाल हैं उनके द्वारा होता है। और इसमें लगभग 85% हिस्सा समुद्र में पाया जाता है, मुख्य जो शैवाल हैं उनके द्वारा। और शेष 5% जो है वो नदी, तालाब इत्यादि से होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये सब आपने देख लिया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये संचित हो जाती है, फिर पौधों को खाने वाले जीवों को प्राप्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक कोशिकांग से संबंधित होती है और इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। लेकिन समुद्री शैवाल जो होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश में भी ये क्रिया करते हैं। चंद्रमा का प्रकाश भी जो है वो असल में इनडायरेक्टली सनलाइट ही तो है, सूर्य के प्रकाश से ही वो चमकता है जो कि रात के समय हमें प्राप्त होता है। तो वो चंद्रमा के प्रकाश में ये क्रिया करते हैं। और जो बिजली का प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब से आप रोशनी कर दीजिए, उसमें भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए सिर्फ सनलाइट ही आवश्यक है, हालांकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पौधों के रिप्रोडक्शन यानी पौधों के प्रजनन की। तो अपनी जाति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हर जीवधारी ऐसा करता है। अब यहाँ पे पौधों के साथ साथ बाकी जीवों का भी इसी में दे दिया है, तो मिक्स करके ही देखते हैं। पहले यहाँ अन्य जंतुओं की ही बात की गई, मतलब अलैंगिक और लैंगिक जनन में इसको बांटा गया है। तो प्रत्येक जीवधारी अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है और ये प्रक्रम जीवों की संख्या में वृद्धि करता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है।
अब आप ये देखें कि ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, एक तो अलैंगिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहा जाता है और जीव विशेष की सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने जैसा जीव उत्पन्न कर सकता है और मनुष्य जो है वो भी अन्य कशेरुकियों की तरह यहाँ आप देख रहे हैं एक लिंगी होता है, अर्थात इसमें नर और मादा जननांगों में लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। तो कुल मिलाकर पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। तो ये जनन अंगों की यहाँ पे जो परिभाषा और परिचय है कुल मिलाकर वो दिया गया है। अब मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया जो है वो अंडवाहिनी में होती है और फैलोपियन नलिकाएं जो होती हैं, डिंबवाहिनी नलिकाएं, वहां पे संपन्न होती है। और जो नर युग्मक यानी शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक यानी अंडाणु होते हैं वो निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में संयुक्त होते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब ये जो जाइगोट है ये विगुणित होता है और शिशु का निर्माण करता है। तो मनुष्य में जन्म के बाद यहाँ जन्म के समय यहाँ देखें आप, मनुष्य में जन्म के समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266, मतलब ये कहने का कि मनुष्य में जो जन्म का पूरा समय होता है, जन्म देने का समय होता है, वो निषेचन के बाद से आदर्श रूप से 266 दिन यानी 38 सप्ताह का होता है, मोटे तौर पे जिसे 9 महीने कहा जाता है। तो ये आपने देखा। और मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटों तक और कभी कभी 72 घंटों तक रहती है, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद अंड कोशिका जो है वो लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन के योग्य बनी रहती है। तो ये पूरी इसमें पावर है इसकी। ये तो हमने मनुष्यों में देखा और बाकी जीवधारियों का उसी के साथ चिपका दिया। लेकिन पौधों में प्रजनन कैसे होता है? तो पौधों की जो जनन प्रक्रिया है उसमें पौधे अपने ही जैसे छोटे पौधे उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। मूल रूप से ये भी 2 प्रकार का होता है, मतलब एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अलैंगिक क्या होता है? इसमें एकल जनक से विकास होता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें नई संतति का एकल जनक से विकास होता है और इसमें संतति कोशिका जनक के समान होती है जिसे क्लोन कहा जा सकता है, ठीक है। और सूत्री कोशिका का विभाजन भी इसमें शामिल होता है। जबकि लैंगिक जनन में अगर पौधों की बात करें तो इनका जो वर्णन है वो सबसे पहले आर कैमरलियस के द्वारा दिया गया था। और लैंगिक जनन के 2 जनक हिस्से होते हैं, मतलब इसमें 2 जनक उपलब्ध होते हैं, कोई एक नहीं बल्कि 2 पाए जाते हैं। और आप ये देखते हैं कि पुष्प में नर और मादा जननांग होते हैं, एक ही पुष्प पर दोनों जननांग पाए जाते हैं। और ऐसा जो पुष्प होता है उसको द्विलिंगी कहा जाता है। यदि किसी पुष्प पर एक ही जननांग हो तो उसको एक लिंगी कहेंगे, तब उसे किसी दूसरे फूल की या दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रक्रिया हमने देखी। जीवन चक्र के लिहाज से देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका फूल, और यह पौधे के प्रजनन में सहयोगी होता है। एक फूल में पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है जो कि मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। अब आप परागण की प्रक्रिया को देखिएगा तो परागण यानी पॉलिनेशन जो है ये पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। मतलब पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यही जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और ये लैंगिक जनन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। परागण 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है और दूसरा होता है परपरागण। जब परागकण समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो जो परागण है वो स्वपरागण कहलाता है और यह द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। जब परागण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी प्रेषक द्वारा स्थानांतरित होता है तो परागण परपरागण कहलाता है। अब आप यहाँ जो देख रहे हैं वो कायिक प्रवर्धन है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? ये अलैंगिक विधि है प्रजनन की, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें होता क्या है? इसमें एक नए पौधे के द्वारा किसी भी जनन अंग की सहायता से पुराने पौधे के भागों, यहाँ देखें आप कि इसमें किसी नए पौधे के लिए किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों, जैसे कि उसका तना हो गया, उसकी जड़ हो गई, उसकी पत्तियां हो गई, उससे हम नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब आपको यह है कि किसी जनन अंग की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि पौधे का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करके आप नए पौधे को उगा सकते हैं। इसमें स्तंभ कर्तन यानी जो तना काट कर लगाया जाता है वो विधि हो सकती है, कलम बांधने की विधियां हो सकती है। ये सब क्या है? ये कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। मतलब काया जो होती है, जो बॉडी होती है पौधे की, उससे हम प्रवर्धन कर सकते हैं। अब अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न नया पौधा अपने जनक के आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से समरूप होता है। जो उसका जनक होता है उसी के वो आकार का भी होगा और उसी के आनुवांशिक लक्षणों को लेकर वो पैदा भी होगा। इसके विपरीत लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न यानी बीज से उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पौधों में आप आम के पौधे का, मतलब आम के पेड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक तो होता है कलमी आम। आजकल का जो समय है ना उसमें कलमी आम ही ज़्यादा प्रचलित है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जल्दी तैयार हो जाते हैं और दूसरी बात यह है कि उनका आकार बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, मतलब ना तो बहुत बड़े होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं। पेड़ है तो बड़ा ही होगा लेकिन वो उस आकार का नहीं होता जितना कि बीज से जमे आम होते हैं। और ये कमज़ोर भी होते हैं, इनकी लाइफ भी कम होती है। लेकिन इनके अंदर जो लक्षण होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं। जैसे मान लीजिए चौसा आम की कलम है तो चौसा की कलम लगाई तो चौसा जैसा उसका मतलब उसके जनक का फल था वैसा ही उस पौधे में भी फल लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने बीज से लगाया, चौसा आम आपने खाया सपोज दैट, या मान लीजिए अल्फांसो ही खाया, उसका बीज आपने उठाया और जमीन में लगा दिया। अब उससे भी एक पौधा निकलेगा, वो भी आम का पौधा है, वो है तो अल्फांसो ही लेकिन उसको गाँव में कहा जाता है बीजू।
तो बीजू आम जो होते हैं उनके गुण में अंतर आ जाता है, वो क्वालिटी वैसी नहीं रह जाती है, रहती है लेकिन वैसी नहीं रह जाती है जैसी हूबहू उस आम की थी जो पीछे वाला था। तो बीज से जो लैंगिक जनन होता है उसमें फर्क आ जाता है, ये कहने का मतलब। तो ये सब आपने देखा। अब पादप हार्मोन और पादप पोषण को भी देख लेते हैं। तो पादप हार्मोन जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं और प्राकृतिक रूप से पौधे के एक हिस्से में बनते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर होता है उसमें भी। तो दूसरे स्थान पर, मतलब एक जगह बनते हैं और दूसरे स्थान पर इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां इनकी आवश्यकता होती है। ये वृद्धि के लिए सहयोगी होते हैं, प्रजनन में सहायक होते हैं, उपापचयी क्रियाएं जो पौधे के अंदर होती हैं उसको ये प्रभावित करते हैं और रेगुलेट करते हैं, यानी नियमित करते हैं। तो हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है? ये उत्तेजित करने वाले पदार्थ होते हैं, ये उत्प्रेरित करते हैं। सबसे पहले स्टर्लिंग के द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था 1906 में, और उनके हिसाब से वे पदार्थ जो कि जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा निकाले जाते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को ये प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है हार्मोन। तो उन्होंने हार्मोन को डिफाइन भी किया था। अब पादप वृद्धि नियामक कौन कौन से हैं, इनकी विशिष्टताओं को अगर देखा जाए तो ये विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण और लघु अणु होते हैं, और ये इंडोल सम्मिश्रित यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल एडेनिन व्युत्पन्न जो फर्फ्यूराइड एमिनो प्यूरिन काइंटीन होता है, इसके अलावा केराटिनाइड होता है, वसीय अम्ल होते हैं। इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कई सारे नाम इसमें दिए हुए हैं जिन्हें कि आप देख रहे हैं। तो पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन, इन सभी नामों से वर्णित किया जाता है। तो वो नाम देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो असल में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले ही तत्व हैं, यानी हार्मोन की विशेष रूप से बात की जाती है। तो पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं उन्हें हम 5 वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं। ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और एथिलीन होता है। ठीक है, ये होते हैं 5 प्रकार। और पादप पोषण की अगर बात करते हैं तो इसमें आप जानते ही हैं कि पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और इनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो स्वतः के द्वारा होती है। पौधे जब जल और अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त करते हैं तो अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, और ये खनिज तत्व जो है ये पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका जो पोषण है वो खनिज पोषण कहलाता है, मिनरल न्यूट्रिशन उसको कहा जाता है। तो संवहनी पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। पोषक पदार्थों और पानी के परिवहन के लिए, परिसंचरण के लिए 2 ऊतक पाए जाते हैं। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। पोषक पदार्थों के लिए फ्लोएम और पानी के लिए यानी जल परिसंचरण के लिए जाइलम का इस्तेमाल होता है। तो ये आपने देखा। वही परिभाषा यहाँ थोड़ी और अच्छे ढंग से दी गई है। जल संवाहक जो ऊतक होते हैं, वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यू होते हैं, उनको कहा जाता है जाइलम, और इनका मुख्य कार्य होता है अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये 4 प्रकार की कोशाओं यथा वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदूतक और काष्ठ तंतुओं से बने होते हैं। जबकि फ्लोएम यानी बास्ट जो होते हैं, ये बास्ट ऊतक भी कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है पौधे के हरे भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ है इसको दूसरे भागों तक ले जाना। ये 4 प्रकार की कोशाओं, मतलब 4 कोशाएं कौन कौन सी? तो चालनी, अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम तंतु से बने होते हैं। तो ये सारा इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा जाइलम और फ्लोएम के रूप में। और इसके बाद ये भी है कि जैसे पौधे का तना है, मान लीजिए कि छाल युक्त कोई बड़ा सा वृक्ष है, उसकी छाल आपने ऊपर से छुड़ा दी, मतलब जो तना है उसका एक हिस्सा आपने लिया और वहां से पूरा जो ऊपर की चमड़ी उसकी है उसको छुड़ा दिया। कुछ समय बाद वो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, क्योंकि उसके जो ऊतक है पानी और खनिज पदार्थों को ले जाने वाले, वो वहां से नष्ट हो गए और उनका बीच का संपर्क टूट गया। तो पौधे तक वो पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाएंगे, पौधा निर्जीव हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ है। यहाँ तक हमने पौधे के विभिन्न अंगों और ऊतकों को देखा। उम्मीद है कि विज्ञान की ये श्रृंखला आपको अत्यंत पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आप इसे पूरे ईमानदारी से देखिएगा, इसमें जितने भी नए तथ्य हैं उन्हें जानने का प्रयास करिएगा। आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसके तथ्यों को रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही। यहाँ पर ये विज्ञान का जो पूरा क्रम था ये संपूर्ण होता है, और आगामी परीक्षाओं को आप जो परीक्षाएं आपकी आगामी है उसके लिए ढेर सारी शुभकामना। तब तक के लिए नमस्कार।